हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। जी हाँ, पिछले वीडियो तक हम लोगों ने चैप्टर का एक मेजर पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जो वन पार्टी डोमिनेंस वाला एरा रहा है 1967 के पहले तक का, वो समझाया। और लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ के आए उसमें हमने आपको क्या बताया कि ऐसा नहीं कि जब वन पार्टी का डोमिनेंस था, जब पूरा का पूरा कांग्रेस सिस्टम प्रिवेल कर रहा था, उस समय पे अपोजिशन पार्टीज नहीं थी। अपोजिशन पार्टीज थी, एक दो नहीं, बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज थी। तो हम कह सकते हैं गुलदस्ता बना हुआ था, ठीक है। एक पूरी तरह से आप जैसे देखोगे तो अलग अलग तरह की मल्टी पार्टीज ऑपरेट कर रही थी कंट्री में। बस ये था कि पॉलिटिकल पावर नहीं थी। तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज थी कंट्री में, उनमें कौन कौन सी थी? तो सोशलिस्ट पार्टी हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया। हम इन सभी पार्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो, इसके बाद आने वाले जो वीडियोज है, तो एक एक करके आप सारी पार्टीज के बारे में पढ़ोगे। स्टार्ट हम सोशलिस्ट पार्टी से करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 3 4 डिस्क्लेमर हैं, ठीक है। एक साथ सारे डिस्क्लेमर दे देता हूं। सबसे पहली चीज तो क्या है कि ये जो टॉपिक है, यूजुअली इस पे क्वेश्चन आते नहीं है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं सर? पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझ में आएगा। पिछले वीडियो में पढ़ के आया ना कि जैसे इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज, तो अपोजिशन पार्टीज इमर्ज हो रही थी कब? जब टाइम पीरियड था वन पार्टी डोमिनेंस का। तो वो जो अपोजिशन पार्टीज इमर्ज हुई थी, कौन कौन सी थी, उन्हें समझ तो लें हम थोड़ा, ठीक है। तो आपको एकदम बहुत डिटेल में ऐसे नहीं जाना कि सोशलिस्ट पार्टी के लीडर्स के नाम याद कर रहे हैं हम बैठ के, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ये सोशलिस्ट पार्टी है। क्योंकि आज जो आप पार्टीज देखते हो ना, तो उनका कहीं ना कहीं रूट्स आपको इधर मिल जाएगा। अर्ली डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हम एक एक करके सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ते चलेंगे जो उस समय पे मेजर अपोजिशन पार्टीज की तरह इमर्ज हुई थी। स्टार्ट करते हैं सोशलिस्ट पार्टी के साथ में। तो द ओरिजिन ऑफ सोशलिस्ट पार्टी can be traced back to the mass movement stage of the Indian National Congress in the pre-independence era। अभी जो सोशलिस्ट पार्टी है ना, ये पहले किस नाम से जानी जाती थी पता है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से। मतलब आप देखेंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है थी, ठीक है, तो उस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर क्या था कि अलग अलग सेक्शन के लोग थे। हमने पढ़ के आए हैं कि सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिजन की तरह। तो कुछ सेक्शन के लोग ऐसे भी थे जो सोशलिस्ट आइडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे। सोशलिस्ट आइडियाज क्या है? तो उसे आप ऐसे समझिए कि जो वर्कर्स हैं उनके बीच में क्या है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो। कहीं ना कहीं हम इसे क्या कह सकते हैं कि गांधी जी का जो एक आइडिया था, ठीक है, तो गांधीज्म से इंस्पायर्ड थे, मार्क्सिज्म से इंस्पायर्ड थे। तो उन लीडर्स ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए कांग्रेस के अंदर ही एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहा गया, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि 1934 में द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड विद इन द कांग्रेस। रूट्स समझ में आएगी। देखो, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड विद इन कांग्रेस इन 1934 by a group of young leaders who wanted a more radical and egalitarian Congress। radical and egalitarian मतलब क्या है कि egalitarian यानी समान रूप से हर इंसान के पास में क्या हो, समानता की बात की जा रही है। egalitarian कांग्रेस मतलब कि कुछ लीडर्स ऐसे थे कांग्रेस के जो कांग्रेस को एक egalitarian पार्टी बना के रखना चाहते थे, ठीक है, जो सोशलिस्ट लाइन पे काम करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के अंदर ही बना ली, ठीक है। अब कौन थे ये लीडर्स? तो जैसे आप नाम पढ़ते हो तो इसमें क्या जाएंगे, राम मनोहर लोहिया आ जाएंगे, ठीक है। राम मनोहर लोहिया के साथ में आप जैसे देखोगे तो आचार्य नरेंद्र देव जो हैं, तो ये प्रोमिनेंट लीडर्स थे, ठीक है। अब आप बोलोगे हाँ सर ये नाम पहली बार सुन रहे हैं। तो क्या होता है ना कि हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जब पढ़ते हैं चीजों को, तो कुछ कुछ मोटे माटी नाम ध्यान रह जाते हैं हमारे को 10th 11th तक जो हमने पढ़ के आए। लेकिन अब आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको सारी चीजें क्या होना चाहिए, थोड़ा सा हर डायमेंशन में नॉलेज होना चाहिए। तो जो कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, तो उसके फाउंडर्स में जैसे आचार्य नरेंद्र देव जो है, राम मनोहर लोहिया जो हुए, तो ये प्रोमिनेंट लीडर्स थे, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलते, जो बॉक्स में डिटेल दी हम। तो फ्रीडम फाइटर एंड फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। फ्रीडम फाइटर थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट में से एक। जेल्ड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट, एक्टिव इन पीजेंट मूवमेंट्स, ठीक है। तो जो पीजेंट मूवमेंट होते थे, आप दिखाया ना मैंने आपको कि सोशलिस्ट पार्टी क्या एगेलिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहती है। तो पीजेंट्स, वर्कर्स, इनको अपने साथ जोड़ के रखना चाहती है। तो पीजेंट मूवमेंट में बहुत ज्यादा एक्टिव रहे। स्कॉलर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड थे, उसके बारे में ज्ञान रखते थे काफी सारा। आफ्टर इंडिपेंडेंस लेड दी सोशलिस्ट पार्टी एंड दी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। अभी आपके मन में डाउट आया होगा कि दो पार्टी कैसे हो गई है, वो भी मैं समझाऊंगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आप देखोगे उठा के, ठीक है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी में आपको क्या देखने को मिलेगा कि बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सारे स्प्लिट्स, बहुत सारे मर्जर होते आए हैं इंडिपेंडेंस के पहले से, इंडिपेंडेंस के बाद से, ठीक है। दोनों ही टाइम से क्या है कि आज जो आप पॉलिटिकल पार्टी, आज जो आप कांग्रेस देख रहे हो ना, ये कांग्रेस मतलब हाथ के पंजे वाली, और जो कांग्रेस जिसने आजादी दिलवाई, दोनों अलग हैं। जी हाँ, दोनों अलग है। दो बैलों वाली कांग्रेस थी कब?
दो बैलों वाली कांग्रेस हुआ करती थी जब जो इंडिपेंडेंस मिली हमें जवाहरलाल नेहरू वाली, और ये आज हाथ का पंजा कहां से आया। तो कहानी है, ये सारी कहानी जब आप सारे चैप्टर्स को पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगी। तो उसी तरह से हम सोशलिस्ट पार्टी की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो कब फॉर्म हुई, कैसे फॉर्म हुई वो बता दिया मैंने आपको। तो कांग्रेस के अंदर ही समाई हुई एक पॉलिटिकल पार्टी थी। अब क्या होता है देखो, 1948 में चीजें बदलती है। 1948 में आजादी मिल गई। आजादी मिलने के बाद जो कांग्रेस थी जो बहुत ज्यादा इंक्लूसिव थी, तो इंक्लूसिव बाद में भी रही, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है उसमें बदलाव आते हैं। तो 1948 में क्या होता है, कांग्रेस अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट इट्स मेंबर फ्रॉम हैविंग अ डुअल पार्टी मेंबरशिप। ठीक है, तो कांग्रेस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते हुए 1948 में क्या बोल दिया कि भैया अब हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर रहे हैं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने कहा कि कोई भी मेंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस का दो पार्टी का मेंबरशिप नहीं ले सकता है। ठीक है, दो पार्टी की मेंबरशिप नहीं ले सकता है। तो उसके चलते क्या हुआ, उसके चलते यहां पे जो डुअल पार्टी मेंबरशिप है वो खत्म कर दिया गया। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के अंदर थी ना, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाहर निकल आई। उन्होंने बोल दिया तुम रखो कांग्रेस, हम बन जाते हैं सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, दिस फोर्स द सोशलिस्ट्स टू फॉर्म अ सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी इन 1948। तो सोशलिस्ट पार्टी 1948 में स्प्लिट हो जाती है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उससे। अब देखो शब्द, एक एक शब्द में एक एक एक्सप्लेनेशन रहता है। क्या होता है कि कांग्रेस के अंदर जो सोशलिस्ट लीडर थे, सोशलिस्ट मतलब क्या हो गए, तो सोशलिस्ट आर नॉट कम्युनिस्ट नॉर दे आर लिबरल, दे आर इन द मिडिल। आप आइडियोलॉजीज को जब पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा क्लास 11th में जो पढ़ के आया तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ध्यान होंगी। ठीक है, आइडियोलॉजीज को जब हम पढ़ते हैं तो आइडियोलॉजीज क्या होती है, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट आइडियोलॉजीज होती है, राइट आइडियोलॉजीज होती है। ठीक है, राइट में जैसे आप यहां लेफ्ट में देखोगे तो क्या हो जाएगा, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट जो है तो कम्युनिस्ट क्या है, एकदम लेफ्टिस्ट हो गए सबसे ज्यादा। ठीक है, राइट में जैसे देखोगे तो फासिस्ट जो होते हैं, हिटलर वगैरह, ठीक है, मसूलिनी वगैरह, तो राइट में जैसे आप देखोगे तो फासिस्ट क्या हो गए, एकदम राइटिस्ट हो गए। अब बाकी जो दूसरी आइडियोलॉजी रहती है ना वो सेंटर में आती है थोड़ी सी, तो सोशलिस्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देखोगे तो डेमोक्रेटिक लिबरल्स हो गए। ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी जिसको क्या है सोशलिस्ट पार्टी बहुत अपहोल्ड करती थी। तो आप ऐसे समझ लो कि जो सोशलिस्ट लीडर होते हैं ना वो एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं होते, इसी तरह से वो कम्युनिस्ट पार्टी से अलग है। ये सारी चीजें आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे बहुत अच्छे से जब आप आइडियोलॉजीज को इन डिटेल पढ़ोगे। बाकी मैं आपको अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहता हूं कि जो सोशलिस्ट लीडर होते हैं, जैसे यहां पे लिखा ना सोशलिस्ट, तो दे वर नॉट द पार्ट ऑफ कम्युनिस्ट नॉर दे वर द सेंटरिस्ट। वो एकदम सेंटर में भी नहीं थे जो कांग्रेस की बात माने। वो क्या चाहते थे, वो इगैलिटेरियन कांग्रेस को बनाना चाहते थे। तो दे वर मोर और लेस टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, बट दे डिड नॉट बिलीव इन द रेडिकल आइडियाज ऑफ लेफ्टिस्ट। ठीक है, जो कम्युनिस्ट एकदम लेफ्ट पार्टी है ना, उसके रेडिकल आइडियाज जो हैं, जैसे जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन से, रशियन रेवोल्यूशन से जो निकल के आए, जो आप चाइना की पार्टी को देखते हो, ठीक है, तो वैसे रेडिकल आइडियाज को सपोर्ट नहीं करते थे, वो गांधीज्म को सपोर्ट करते थे। अब जैसे गांधी जी भी क्या बोलते थे, गांधी जी भी तो ये कहते थे कि क्या होना चाहिए, एक तरह से ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल से जो बॉटम टू टॉप डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, पंचायती राज को सपोर्ट करते थे। तो उस तरह के गांधीज्म, मार्क्सिज्म जो आइडियाज हैं उन्हें सपोर्ट करने वाले जो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेशन दिखाते हैं, जो इक्वालिटी की बात करते हैं, वो सोशलिस्ट थे। तो इस तरह के जो सोशलिस्ट लीडर थे कांग्रेस में, जब कांग्रेस ने ये बोल दिया कि डुअल सिटीजनशिप नहीं रख सकते हो, तो उस तरह के जो सोशलिस्ट लीडर्स थे वो बाहर निकल आए। ठीक है, एंड दे फॉर्म्ड सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी इन 1948। इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से सोशलिस्ट पार्टी बनी। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से सोशलिस्ट पार्टी बनी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, तो द पार्टीज इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कॉज्ड मच डिसअपॉइंटमेंट टू इट्स सपोर्टर्स। अब क्या होता है 1952 में जो चुनाव होते हैं, 51-52 में जो जनवरी में ब्रॉडली होते हैं, हमने पढ़ के आए अभी पिछले वीडियोस में, तो उसमें क्या होता है कि जो चुनाव में पार्टिसिपेट किया ना सोशलिस्ट पार्टी ने, तो सोशलिस्ट पार्टी को कुछ ज्यादा खास हाथ लगा नहीं। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी को कुछ ज्यादा खास हाथ लगा नहीं। ठीक है, दो दी पार्टी हैड प्रेजेंस इन मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, इट कुड अचीव इलेक्टोरल सक्सेस ओनली इन फ्यू पॉकेट्स। ठीक है, कुछ ही आसपास के मतलब कुछ ही गिने चुने क्षेत्रों में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीत होती है। ये देखो आप क्या है, तो कांग्रेस का जो फर्स्ट मतलब कांग्रेस को जैसे अगर आप देखोगे तो कितने 364 सीट्स मिले थे। उसके बाद अगर आप सोशलिस्ट पार्टी को देखोगे तो मात्र 12 सीट मिली थी। और यही चीज हमने एग्जांपल में भी पढ़ी थी, क्या कि सोशलिस्ट पार्टी का वोट शेयर तो अच्छा था, 10% वोट जो है जनता ने 10% वोट दिए, लेकिन सीट्स बहुत कम मिली, 3% सीट भी नहीं मिल पाई ढंग से।
आगे समझ में? तो इस तरह से क्या है कि सोशलिस्ट पार्टी जो थी, तो सोशलिस्ट पार्टी उतना अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई इलेक्शंस में। क्या इसका मतलब सोशलिस्ट पार्टी खत्म? नहीं, अभी नहीं खत्म हुई, ठीक है। अब जैसे क्या है कि सोशलिस्ट पार्टी जो थी तो इट बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। बताया ना मैंने कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में विश्वास रखती है सोशलिस्ट पार्टी, जो क्या कहती थी कि सारे रिसोर्सेज जो है इक्वली बंटना चाहिए। देखो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है ना, तो वो राइट की तरफ भी झुका हुआ है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ भी झुका हुआ है, मतलब लिबरल भी है, लिबरल होने के साथ साथ में क्या है, लिबरल होने के साथ साथ में सोशलिस्ट भी है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी, अगर आप एक एक शब्द को समझोगे तो डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम लिबरलिज्म, ठीक है। लिबरल कंट्रीज जो होती है वो डेमोक्रेसी की बात करती है, ठीक है। लिबरलिज्म वाला जो आइडिया है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, सोशलिज्म वाला आइडिया तो स्टेट कंट्रोल्ड ओनरशिप को सपोर्ट करता है। तो ये सोशलिज्म जो है तो वो किसको सपोर्ट करता है, जैसे आप देखोगे तो सोशलिज्म एक लेफ्ट की आइडियोलॉजी हो गई है। तो यहां लेफ्ट और राइट की शादी हो गई है, ठीक है, लेफ्ट राइट का मिला जुला संयोग जो है ना वो सोशलिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी थी। आगे समझ में? तो एक्सट्रीम किधर भी नहीं जा रही है सोशलिज्म, मतलब जो सोशलिस्ट पार्टी है। तो सोशलिस्ट पार्टी बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो इस तरह से अगर आपको मान लो कि आइडियोलॉजीज वगैरह को समझाना हो तो ऐसे आपको बताना चाहिए क्या कि Socialist party believed in the idea of democratic socialism, which distinguished them from both Congress as well as from communist. ठीक है, अब democratic socialism के इधर आ जाओगे लेफ्ट में तो वो कम्युनिस्ट हो गए, और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के राइट में आ जाओगे तो वो कांग्रेस के जो उस समय लीडर्स थे वो हो गए। आगे समझ में? तो इस तरह से वो सेंटरिस्ट हो जाएगी अगर देखा जाए दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को, तो ठीक है। तो सोशलिस्ट पार्टी जो है तो विद द टिल्टेशन ऑफ लेफ्ट, ठीक है, विद द टिल्टेशन ऑफ लेफ्ट, बट इट वाज इन द सेंटर, तो लेफ्ट सेंटरिस्ट पार्टी कहेंगे। लेफ्ट राइट में कंफ्यूज मत होना, आगे हम लेफ्ट और राइट अच्छे से बताएंगे अगले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो ये लेफ्ट और राइट ओरिजिनेट कहां से हुआ। अभी आपको इतना पता है ना कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज, लिबरल आइडियोलॉजीज, उनके बीच में जो बेहतर था, ठीक है, जो न्यू लिबरल्स रहे, ठीक है, खैर मैं आपको बड़े बड़े शब्द बता के डराना नहीं चाहता हूं, सिंपल आप आइडिया को समझ लो। तो सोशलिस्ट पार्टी बिलीव्ड इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसके चलते वो लिबरल आइडियाज को भी अपहोल्ड करती थी, सोशल आइडियाज को भी अपहोल्ड करती थी, ठीक है। और वही चीज उसको अलग बनाती थी कि कांग्रेस के एक्सट्रीम पॉइंट से भी और कम्युनिस्ट पार्टी के भी एक्सट्रीम पॉइंट से। और इसी तरह से वो कम्युनिस्ट पार्टी से अलग है, वो रेडिकल प्रोग्राम्स में विश्वास नहीं रखती है, ठीक है। वो क्या करती है, इगैलिटेरियन समानता चाह रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी चाह रही है कि हथियार उठा लिए जाए, ठीक है, वो पॉइंट है। अब आगे ना समझ में, एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। तो द सोशलिस्ट फेस्ड अ डिलेमा व्हेन इन 1955 द कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स गोल टू बी द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी को चक्कर कब आ गए पता है? चक्कर जब आ गए जब कांग्रेस ने खुद कह दिया कि वो अपने डेवलपमेंटल प्रोग्राम में सोशलिस्ट अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहती है, इंस्पायर्ड फ्रॉम द सोवियत यूनियन, ठीक है। तो अब 1955 आते आते जैसे अगर आप देखोगे, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो प्लान डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो जैसे आप देखेंगे सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या होता है कि कांग्रेस जो है, तो कांग्रेस क्या बोलती है कि कांग्रेस जो डेवलपमेंट करवाना चाहती है वो सोशलिस्ट पैटर्न पे करवाना चाहती है। तो अब और यही पॉइंट है जो हमने पहले डिस्कस करके आए कि इंक्लूसिव नेचर बहुत था। अब कांग्रेस ने क्या कर दिया, अपने ही एक फ्रैक्शन को ऐसा बता दिया क्या कि वो सोशलिस्ट आइडियाज को भी अपहोल्ड करेंगे, जो कि एजेंडा किसका था, सोशलिस्ट पार्टी का। तो सोशलिस्ट पार्टी को तो ऐसा लगा तो हम क्या जॉब छोड़ दें अब, ठीक है, वो वाली स्थिति हो गई। तो thus it became difficult for the socialists to present themselves as an effective alternative to the Congress। तो जो बात सोशलिस्ट पार्टी बोल रही वही बात कांग्रेस भी बोल रही, कांग्रेस के अंदर के लोग भी बात कर रहे हैं। तो सोशलिस्ट पार्टी के पास तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि वो एक अल्टरनेटिव की तरह इमर्ज होकर आए। पहले तो वो बोल भी सकते थे कि दे सपोर्टेड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट, ठीक है। लेकिन अब 1955 के बाद में तो ये स्थिति हो गई कि सोशलिस्ट पार्टी जो है वो भ्रम में आ गई एक तरह से, आया समझ में। तो सम ऑफ देम लेड बाय राम मनोहर लोहिया इंक्रीज देयर डिस्टेंस फ्रॉम एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो फिर उन्हें भी ऐसा लगने लगा कि हम जो बात कर रहे हैं, सोशलिस्ट पार्टी जो बात करी वही कांग्रेस भी करने लगी है, तो फिर लीडर्स भी कांग्रेस के नजदीक आने लगे। अशोक मेहता एडवोकेटेड अ लिमिटेड कोऑपरेशन विद द कांग्रेस, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि कांग्रेस के साथ चलो एक लिमिटेड कोऑपरेशन इंश्योर किया जा सकता है, क्योंकि वो भी हमारे ही आइडिया को क्या कर रहे हैं, हमारे आइडिया में बिलीव करने लगे। अब आगे समझ में, ये सारी चीजें हैं। अब देखो राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, दे वर दी प्रोमिनेंट लीडर्स, ठीक है, ये प्रोमिनेंट लीडर्स थे। जैसे जयप्रकाश नारायण हो गए, तो ये सब जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उस समय से ही फाउंडर मेंबर्स की तरह, तब वो यंग हुआ करते थे, आजादी मिलते मिलते वो बूढ़े हो गए और पार्टी ने भी अपना कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर बदल लिया। द सोशलिस्ट पार्टी वेंट थ्रू मेनी स्प्लिट्स एंड रीयूनियंस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मेनी सोशलिस्ट पार्टीज सच एज किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ठीक है, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, दी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, दी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अब थोड़ा सा मैं आपको यहां पे समझा देता हूं कि कंफ्यूजन ना हो। देखो क्या है 1934, ठीक है,
जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपसे हो सकता है एग्जाम में ना पूछा जाए, मतलब ना पूछा जाए कि यार तो चैप्टर ही नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से जो पार्टीज हैं अलग अलग, कांग्रेस सिस्टम आएगा, लेकिन ये सारी पार्टी का सिस्टम नहीं पूछेंगे, फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं मैं। 1934 में जैसे अगर आप देखोगे तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, शॉर्ट फॉर्म में लिखे चलेगा ना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी विच वॉज इन इंडियन नेशनल कांग्रेस ओनली, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही पार्ट था। अब क्या होता है, इसके बाद में आप देखोगे ना, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1948 में क्या बोल देती है, 1948 में बोल देती है कि भैया देखो डुअल सिटीजनशिप नहीं, मतलब डुअल मेंबरशिप नहीं ले सकते हो आप, किसकी, दो पार्टीज की। तो उसके चलते जो सोशलिस्ट थे दे केम आउट एंड फॉर्म्ड सोशलिस्ट पार्टी। अब ये सोशलिस्ट पार्टी बन गई एक, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाहर निकल के यही कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो सोशलिस्ट पार्टी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब ये जो सोशलिस्ट पार्टी में कन्वर्ट हुई, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, 2 मिनट के लिए हम इसको वापस कंटिन्यू करते हैं। तो जो सोशलिस्ट पार्टी थी, ठीक, अब ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी, हाँ, तो ये सोशलिस्ट पार्टी जो बनी ना हमारी, ये जो सोशलिस्ट पार्टी है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मर्जर्स होते हैं। मर्जर्स किसके होते हैं, तो 1948 में सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी थी। 1948 के बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी जो है, तो कृपलानी जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या कर लिया, सोशलिस्ट पार्टी के साथ में हाथ मिला लिया, तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी जो थी, ठीक है, और सोशलिस्ट पार्टी दोनों मिल गई, तो दोनों के मिलने से क्या बना पता है, दोनों के मिलने से ये बना प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो इससे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी है। अब आपको ध्यान हो तो मैंने स्टार्टिंग में यहां बताया था आपको, ठीक है, कि आचार्य नरेंद्र देव जो है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस लेड सोशलिस्ट पार्टी एंड लेटर दी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो 52 में क्या होता है, 52 में जैसे आप देखोगे तो जो सोशलिस्ट पार्टी थी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी जो थी, तो ये दोनों मिलके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बन जाती है। अब ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में भी जैसे अगर आप देखोगे तो आगे जाके स्प्लिट हो जाता है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बाहर निकल के जाती है, मतलब कुछ लीडर्स बाहर निकल के संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बना लेते हैं। तो इस तरह से क्या है कि सोशलिस्ट पार्टी की पूरी कहानी चलती रही है, ठीक है। तो आपको इतना पूरा स्ट्रक्चर में घुसना नहीं है, लेकिन एक रेफरेंस ध्यान होना चाहिए कि हाँ कैसे क्या चीजें इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सोशलिस्ट पार्टी। आई होप यू एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें समझ में आई है कि आखिर कहानी है क्या, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया एंड एस.एम. जोशी वर अमंग द लीडर्स ऑफ सोशलिस्ट पार्टीज। और सोशलिस्ट पार्टीज को जैसे अगर आप देखोगे तो उस समय पे जो सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उसी के क्या है, उसी के ब्रांचेस निकले हैं बहुत सारे। तो मेनी पार्टीज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, जैसे समाजवादी पार्टी हो गया, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, जनता दल सेक्युलर, ट्रेस देयर ओरिजिन्स इन दी सोशलिस्ट पार्टी। फिर क्या है कि 1970s के बाद में और जैसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज डाइवर्स होते चले गई, तो इन्हीं पार्टीज में से जिसका पेरेंट आप देखोगे तो सोशलिस्ट पार्टी है, और उसके पहले पेरेंट देखोगे तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, उसी में से स्प्लिट होते चले गए। आगे समझ में? तो बेसिकली इनका कोर आइडिया क्या था? आज तो आइडिया कुछ नहीं है, आज पॉलिटिकल पार्टीज आइडियोलॉजी के बेसिस पे काम करती कहां है? आज तो पॉलिटिकल पार्टीज पावर के बेसिस पे काम करती है। लेकिन आप जैसे देखोगे तो इनिशियली जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसका बेसिक आइडिया क्या था? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये ध्यान रखना है आपको। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। और अब इसके मल्टीपल वर्जन्स हैं जो आज आप देखते हो, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएल, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, तो एक कोशिश करेंगे हम यहाँ पे कि आपको क्या एक मोटा माटी पिक्चर समझ में आ जाए। ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ के आए? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी से ही निकल के आती है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वैसे अगर आप एक और इंपॉर्टेंट विंग देखोगे जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्म में इवॉल्व हुआ हमारी कंट्री में, आज भी आप जैसे देखते हो, तो आज तो खैर लेफ्ट जो है, लेफ्ट इज स्ट्रगलिंग फॉर पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ठीक है। आज उतना दबदबा नहीं गया कि जैसे साउथ में केरला वगैरह को हटा के आप देखोगे तो लेफ्ट की पार्टीज है, ठीक है। देखो मैं लेफ्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो है लेफ्ट पार्टी कहलाएगी सीधी, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने बताया था कि कुछ पार्टी लेफ्ट होगी, कुछ पार्टी राइट्स होंगी, ठीक है। तो राइटिस्ट पार्टी, लेफ्टिस्ट पार्टी, और वहीं पे आप देखोगे तो सोशलिस्ट पार्टी जो है तो वो क्या है, पूरी लेफ्ट भी नहीं है, राइट भी नहीं है। लेकिन आप एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर जाओगे तो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट पार्टी कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है तो क्या होगी? एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट पार्टी हो गई है। इसका ओरिजिन कहां है? ओरिजिन समझते हैं। देखो, तो ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इन द अर्ली 1920s communist groups emerged in different parts of India,
टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द बोल्शेविक रेवोल्यूशन, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द बोल्शेविक रेवोल्यूशन। अब देखो क्या हो रहा है, तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 रशिया में रेवोल्यूशन आया, ठीक है, वहां जो सार निकोलस था उसको पटक दिया उठा के। व्लादिमीर लेनिन ने क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, उसको स्टैब्लिश कर लिया। अब जब कम्युनिज्म जो है आइडिया, जो कार्ल मार्क्स का आइडिया था, ठीक है, वो आइडिया धीरे धीरे फ्लरिश हुआ। उस आइडिया का पहला प्रैक्टिकल कह सकते हैं, बोलते ना प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आपने कहां देखा, बोल्शेविक रेवोल्यूशन में। तो उससे इंस्पायर होकर वर्ल्ड वाइड एक सेकंड इंटरनेशनल सिस्टम बनने लगा, जो कम्युनिस्ट पार्टीज है वर्ल्ड वाइड बनने लगी है, ठीक। तो ओरिजिन कहां मिलेगा आपको, ओरिजिन जो है इंडिया में, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी है, उसका ओरिजिन कहां पे, इंस्पिरेशन वाज टेकन फ्रॉम द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया एंड एडवोकेटिंग सोशलिज्म एज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम अफेक्टिंग द कंट्री, ठीक है। और इन्होंने बताया कि हाँ, जिस तरह से सोशलिज्म है, सोशलिज्म से अपग्रेड होकर फिर आप कम्युनिज्म पे जाएंगे। अभी उसमें नहीं घुसते हम उस डिबेट में, लेकिन इतनी चीज आपको समझ में आ गई ना कि सोशलिज्म जो है, तो सोशलिज्म को सॉल्यूशन माना फॉर द प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द कंट्री। तो कंट्री में जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको दिख रही है, उनका समाधान सोशलिज्म में है। और उस आइडिया के साथ में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी है। बेसिकली सोशलिज्म इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ऐसे समझ लो। मतलब स्पेसिफिकली अगर कम्युनिस्ट पार्टी की हम बात करें या फिर कम्युनिज्म की बात करते हैं, जैसे वन पार्टी सिस्टम चला आ रहा है चाइना में, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है डेमोक्रेसी में कहां विश्वास रखती है, स्टेट कंट्रोल, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ स्टेट, ठीक। अब जैसे जो आप देखोगे ना, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आइडियाज है, तो कार्ल मार्क्स का जो आइडिया था प्योरेस्ट कम्युनिज्म को लेके, वो एकदम वैसा का वैसा रेप्लिकेट नहीं हुआ है रशिया में भी। और रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ, ठीक वैसा का वैसा रेप्लिकेट इंडिया में नहीं हुआ है। हर जगह मॉडिफिकेशन होते हैं। बाकी हम बोल सकते हैं कि हाँ, एक ही फैमिली से निकल के आ रही है चीजें। आपको जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन है, तो उसमें आपको हर जगह डिफरेंस मिलेंगे, ठीक है। तो और जो आइडिया कम्युनिज्म का कार्ल मार्क्स ने दिया था, उसमें भी डिफरेंस मिल जाएंगे। तो डिफरेंस है, हर जगह डेविएशन है, लेकिन वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाता है। टेक्निकल ऐसे हो जाता है कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। बाकी अभी हम समझें तो क्या है कि अभी ये समझ सकते हैं कि हाँ, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर जगह जगह कम्युनिस्ट पार्टी बनी। और उन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी में से इंडिया में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ठीक है। सबका आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये सिकल जो है तो क्या दर्शा रही है, फार्मर्स को, और ये हथौड़ा जो है वर्कर्स को दर्शा रहा है। इस तरह से आपको सिंबल देखने को मिलेगा, ठीक है, लाल निशान जो हो गया, ठीक। आया समझ में, एनालाइज कर पा रहे हो चीजों को। इंडिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी है, तो वो कब बनती है, वो बनती है आई गेस 1925 में। 1925 में एम एन रॉय वाज द पर्सन, ठीक है। तो हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया, तो एम एन रॉय। अब एक चीज बताऊं मैं आपको, ठीक है, आउट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा हूं। एम एन रॉय की कहानी पढ़ना, कहानी मतलब उनका जो आइडिया है, वो तो सारी चीजें पढ़ोगे आप, लेकिन उन आइडियाज के अलावा उनकी स्टोरी, लाइफ स्टोरी पढ़ना, कैसे यहां से मैक्सिको में शादी, मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको बनाना, रशिया जाना, रशिया से इंडिया आना, कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के बाहर। तो बहुत, मतलब बोलते ना, एक मूवी बनाई जाए अगर इनके ऊपर, तो बहुत हिट बनेगी मूवी, ठीक है। कभी एम एन रॉय के बारे में पढ़ना टाइम मिले तो। खैर, हम आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में। तो फ्रॉम 1935 द कम्युनिस्ट पार्टी वर्क मेनली फ्रॉम विद इन दी फोल्ड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है बनी बाहर थी, ठीक है, लेकिन क्या है, बाहर बनने के बाद में आप जैसे देखोगे तो मैंने बताया ना, एम एन रॉय की लाइफ स्टोरी पढ़ते पढ़ते मजा आ जाएगा। तो एक समय के बाद में कांग्रेस के नजदीक आती है, कांग्रेस से दूर भी जाएगी अभी कम्युनिस्ट पार्टी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो 1925 में बनी थी। 1935 के टाइम पीरियड से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रही थी। A parting of ways took place in December 1941 when the communists decided to support the British in their war against Nazi Germany। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, और वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ में अब देखो, आपने बहुत कुछ पढ़ के आए हो, 10th में पढ़ के आए हो, जो बुक 1 है मैंने उसमें कोल्ड वॉर वगैरह सब कुछ पढ़ा है। तो अब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कनेक्ट कर पाओगे, जितना मैं आपको दूर तक दिखाने की कोशिश करूंगा उतना देखने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि कांग्रेस के साथ काम कर रही थी 1935 से तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन क्या होता है, एक स्प्लिट आपको देखने को मिलेगा। कब, 41 में। क्यों, क्योंकि जो इंडिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट इन इंडिया जो थे ना, दे डिसाइडेड टू सपोर्ट ब्रिटिश। और इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके अगेंस्ट में लड़ रही थी, ब्रिटिश। आगे समझ में, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके अगेंस्ट में लड़ रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जो काम कर रही थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसको भी कायदे से किसके अगेंस्ट लड़ना चाहिए था, ब्रिटिश के। लेकिन क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है 1941 में ये तय कर लेती है कि हम भैया आपका साथ देंगे, तो आज जब उनका साथ दोगे तो इनका साथ हटा दो, यहां माइनस लगा देते हैं। आगे समझ में, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश वर फाइटिंग अगेंस्ट नाजी जर्मनी। ये ब्रिटिश किसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे,
हिटलर के अगेंस्ट में, नाजी जर्मनी, ठीक है, हिटलर के अगेंस्ट में। तो बोला हम तो हिटलर से लड़ नहीं रहे थे, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटिश का सपोर्ट क्यों कर रही थी? कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश का सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि ब्रिटिश हिटलर से लड़ रहे थे, और हिटलर से ऑन ग्राउंड कौन लड़ रहा था? हिटलर से ऑन ग्राउंड कोई लड़ रहा था तो वो यूएसएसआर था, ठीक है, यूएसएसआर था। मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टीज के लिए इंस्पिरेशन है सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन हिटलर से लड़ रहा है, ठीक है, और ब्रिटिश क्या कर रहे हैं? हिटलर से लड़ रहे हैं, ऐसा देखा जाए, ठीक है। तो ब्रिटिश और सोवियत यूनियन ये क्या हो गए? दोस्त। कनेक्ट कर पा रहे हो? ठीक है, देखो ज्यादा उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कम्युनिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश का साथ क्यों दिया? क्योंकि ब्रिटिश भी हिटलर से लड़ रहे थे और यूएसएसआर भी हिटलर से लड़ रहा था, ठीक है, और यूएसएसआर जो है वो इंस्पिरेशन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लिए। आगे समझ में? तो और अब इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या बोलेगी इसमें? इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलेगी भैया हमें तो ब्रिटिशर्स को, तुम यूएसएसआर की क्यों सोच रहे हो? तुम तो अपने देश की सोचो ना। तो इस तरह से डिफरेंसेस आए और उन डिफरेंसेस के चलते स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट ऐसा हो जाता है कि जो साथ में काम कर रहे थे वो अलग अलग हो गए। समझ में आया? जो साथ में काम कर रहे थे वो अलग अलग हो गए। क्लियर है? तो ऐसी कहानी है, ऐसी कहानी है। अब कम्युनिस्ट पार्टी अलग हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी अलग हो गई। अब इसके बाद में क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो अलग हुई ना, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने फिर कांग्रेस के इंटेंशंस पे ही डाउट करना स्टार्ट कर दिया। यहां पे सस्पिशन स्टार्ट होता है। कैसे? तो अनलाइक अदर नॉन कांग्रेस पार्टीज, द कम्युनिस्ट पार्टी हैड वेल ऑयल्ड, कम्युनिस्ट सीपीआई जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैड अ वेल ऑयल्ड पार्टी मशीनरी एंड डेडिकेटेड कैडर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो दूसरी भी नॉन कांग्रेस पार्टी हमें पीछे पड़ के आए क्या? तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, ठीक है, बाद में स्प्लिट हो जाती 1948 में, तो वो सोशलिस्ट पार्टी जो बनती है वो भी क्या थी? एक तरह से आप देखोगे तो सोशलिस्ट पार्टी भी क्या थी? एक अपोजिशन पार्टी थी, लेकिन उसका उतना ब्रॉड स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर जो था कांग्रेस कितना तो किसी का नहीं था। लेकिन कांग्रेस के अलावा अगर जैसे देखोगे तो दूसरी जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी उनके कंपैरिजन में सीपीआई जो है, तो सीपीआई का स्ट्रक्चर अच्छा था। क्यों स्ट्रक्चर अच्छा था? एक तो पुरानी पार्टी और दूसरी चीज इसके मेंबर्स वर्कर्स और पीजेंट्स थे, तो उन कोऑर्डिनेशन बेहतर था। तो इट वाज वेल ऑयल्ड पार्टी, वेल ऑयल्ड पार्टी। समझ में आया ना? मतलब सही तरीके से काम, बोलते ना वर्किंग कंडीशन में थी पार्टी। हाउएवर इंडिपेंडेंस रेज्ड डिफरेंट वॉइसेस इन द पार्टी। लेकिन इंडिपेंडेंस मिलते से ही क्या है कि पार्टी में लोगों ने अलग अलग तरह की आवाजें उठाई। अलग अलग तरह की आवाज कैसे उठाई? तो द बेसिक क्वेश्चन दैट ट्रबल्ड द पार्टी वाज द नेचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस जो मिली तो उसके नेचर पे ही लोगों ने, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही लीडर ने आवाज उठाई। क्या आवाज उठाई? तो वाज इंडिया रियली फ्री और वाज फ्रीडम अ शेम, ठीक है। तो यहां पे क्या है? यहां पे पूछा गया कि आजादी सही सेंस में मिली भी है नहीं मिली है? क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था पहले ब्रिटिश रूल करते थे, अब इंडियन नेशनल गवर्नमेंट मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो वो रूल कर रही है। तो इसी के चलते आप देखोगे ना तो कम्युनिस्ट पार्टी ने हथियार भी उठाए। हथियार उठाए मतलब वो ये चाहते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत अच्छी चीज बताता हूं, चाइना में क्या हुआ? चाइना में आप देखोगे 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उसने टुक ओवर किया। बुक 1 में मैंने आपको ये कहानी बताई है कि जो चाइना है, ठीक है, तो चाइना में जो रेवोल्यूशन होता है 1949 में, तो चाइना में जो रेवोल्यूशन आया उससे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पास में पावर आई। तो पहले क्या था? तो पहले जो वहां की नेशनल पार्टी थी, ठीक है, तो जो नेशनल पार्टी थी उसको भगा दिया और वो भाग के कहां गई? ताइवान में चले गई। तो चाइना अगर आज आप देखोगे ना तो चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो क्या है? वो एक तरह से ओवरथ्रो करके पावर में आई है। अब चाइना से इंस्पिरेशन लेते हुए हमारे यहां भी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक सेक्शन था, ठीक है, दे टुक अप द आर्म्स, उन्होंने हथियार उठा लिए, उन्होंने हथियार उठा लिए। सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस द पार्टी थॉट दैट द ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1947 वाज नॉट ट्रू इंडिपेंडेंस। उन्हें ऐसा लगता था कम्युनिस्ट पार्टी के पास तो पावर आई नहीं है, और इसी के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के एक सेक्शन ने हथियार उठाए, ठीक है, एंड एनकरेज वायलेंट अपराइजिंग्स इन तेलंगाना। तेलंगाना में एक वेल ऑयल्ड जो मशीनरी थी पूरी, उन्होंने हथियार उठा के लड़ना चालू कर दिया। किसके अगेंस्ट में? तो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट में। अब लेकिन क्या होता है? देखो गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है। समझ में आ रहा है ना कहानी? क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि क्यों लड़ना स्टार्ट किया? क्योंकि एक सेक्शन जो था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का वो ये सोचता था कि हमें तो सही मायने में आजादी नहीं मिली है, ठीक है। अब जब उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ होगा आप जानते ही हो। द कम्युनिस्ट फेल्ड टू जनरेट पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर पोजीशन एंड वेर क्रश्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस। स्टेट से लड़ोगे ना, स्टेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो उसको क्रश कर दिया गया, ठीक है। कम्युनिस्ट अपराइजिंग जो थी, जो वायलेंट अपराइजिंग थी इंडिपेंडेंस के बाद में, जो चाइना के जैसे यहाँ पे भी रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, उन्हें क्रश कर दिया गया। और जो वायलेंस अडॉप्ट किया था तेलंगाना में, तो उससे मतलब कोई ज्यादा पॉपुलर बेस भी नहीं क्रिएट कर पाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को समझ में आया नहीं भैया हमें अलग मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा। और यही मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि कम्युनिस्ट पार्टी यूएसएसआर में भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में भी है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी जैसे आप देख रहे हो चाइना में भी, लेकिन सबके नेचर अलग अलग है। और जो मार्क्स अंकल बोल के गए थे उनका भी अलग ही कुछ कहना था। तो अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी उसने अपनी क्या स्ट्रेटेजी बदली। दिस फोर्स्ड देम, ठीक है, देम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दिस फोर्स्ड देम टू रीथिंक देयर पोजीशन।
और रीथिंक कैसे करा उन्होंने अपनी पोजीशन को, तो इन 1951 द कम्युनिस्ट पार्टी अबेंडेंड द पाथ ऑफ वायलेंट रेवोल्यूशन एंड डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन दी अप्रोचिंग जनरल इलेक्शंस। ठीक है, तो अप्रोचिंग जनरल इलेक्शंस में उन्होंने सोचा कि प्रेम भाव से हम पार्टिसिपेट करेंगे। फिर क्या है, तो इन्होंने बोल दिया कि हमें हथियार छोड़ के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के थ्रू कम्युनिस्ट, मतलब आप जैसे देखोगे ना तो हर जगह अलग अलग तरीके से रेवोल्यूशन जो हुआ, रशियन रेवोल्यूशन वो अलग तरह से हुआ, वहां पे वायलेंट अपराइजिंग भी थी, सारी चीजें थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है तो उसने पूरा हथियारों पे ही क्या किया, अपना दबदबा जमाया। यहां आप देखोगे तो इंडिया में उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को रीथिंक कैसे किया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, तो उन्होंने बोला कि भैया वायलेंट तरीके से हम पावर नहीं ले सकते, हमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में घुस के पावर लेना पड़ेगी। तो वही होता है, दे डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द अप्रोचिंग जनरल इलेक्शन इन 1951-52 के जो इलेक्शन थे उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन सीट कितनी जीते, 16 सीट जीते एंड इमर्ज एज दी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। लेकिन ये 16 सीट से भी वो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी की तरह इमर्ज होकर आती है। द पार्टी सपोर्ट वाज मोर कंसंट्रेटेड इन आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड केरला। इनफैक्ट क्या होता है कि 1957 में केरला में गवर्नमेंट भी बनती है। ठीक है, तो नंबूदरीपाद ध्यान आया आपको, ठीक। तो उस तरह से क्या है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी का पॉलिटिकल कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टार्ट जो हुई वो बता दी, ओरिजिन बता दिया मैंने आपको। आई होप आपको एक डिटेल मिल पा रही है, और मुझे ये भी पता है कि आप सबका मन लगा हुआ है वो सर वो सीपीआई और सीपीआई-एम वो बता दो, बस आएंगे उस पर भी। ठीक है, तो अब लीडर्स की बात करें, ए के गोपालन, एस ए दांगे, ठीक है, EMS नंबूदरीपाद, PC जोशी, अजय घोष, ठीक है, P सुंदरया वर अमंग दी नोटेबल लीडर्स ऑफ CPI। अब देखो इन सबको इनका किसका क्या कंट्रीब्यूशन था वो भी बता सकता हूं, लेकिन हमें उतना डिटेल में नहीं जाना, आपको ये प्रोमिनेंट लीडर्स है। ठीक है, ये प्रोमिनेंट लीडर्स है। अब देखो स्प्लिट आता है कब, 1964 में, और ये एक स्प्लिट नहीं बहुत स्प्लिट आया, 69 में भी फिर स्प्लिट आएगा, तो CPI-LM जो है लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट जो है, तो इस तरह से अलग अलग क्या है पार्टी के अंदर से माओइस्ट एक ग्रुप हो गया, तो माओइस्ट को तो बैन करके रखा है, जो क्या है जो वही चाइना वाली हरकतें छोड़ना नहीं चाह रहे थे, मतलब जो क्या है हथियार जिनने उठाए तो उन्हें बैन करके रखा है। ठीक है, तो स्प्लिट इन कम्युनिस्ट पार्टी इन 1964, और उससे क्या निकलता है, CPI-M निकलता है। दिस M इज नॉट फॉर माओइस्ट, ठीक है, दिस M इज फॉर मार्क्सिज्म। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है तो वो एक बाहर विंग निकल के आया। क्यों, तो देखो इसको कहानी समझना, कहानी इसके पीछे की समझना। द पार्टी वेंट थ्रू अ मेजर स्प्लिट इन 1964 फॉलोइंग द आइडियोलॉजिकल रिफ्ट बिटवीन सोवियत यूनियन एंड चाइना। ठीक है, तो एक हिस्ट्री में एक पार्ट आता है वर्ल्ड हिस्ट्री में सीनो, ठीक है, सीनो सोवियत, सोवियत सीनो या फिर सीनो सोवियत जैसे भी लिखना है। ठीक है, सोवियत स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट हो गया, और ये कब होता है, ठीक है, सीनो सोवियत स्प्लिट 1964 में होता है। ये स्प्लिट क्यों होता है समझो। देखो आपने कोल्ड वॉर वाला चैप्टर पढ़ा है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे। अब कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी कि स्टालिन की डेथ के बाद में डी स्टालिनाइजेशन होता है यूएसएसआर का। यूएसएसआर के जो लीडर्स आते हैं, निकिता कुरुशेव वगैरह, तो ये लोग क्या बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा शिफ्ट मारते हैं किस तरफ, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं। ध्यान आ रहा है, ठीक है। तो सोवियत यूनियन में बात की जाने लगती है किस चीज की, कि थोड़ा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो जाए, थोड़ा आप दबो थोड़ा हम दबते हैं, और इस तरह से हम कोऑर्डिनेट करेंगे वेस्ट के साथ में। लेकिन इस समय चाइना में क्या स्थिति थी, चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी है। चाइना में माओ जेडोंग जो था, मैंने बताया था, बहुत ज्यादा क्या है आइडिया को लेके बहुत ज्यादा रेडिकल था। तो माओ जेडोंग का ये कहना था कि सोवियत का ये सिस्टम मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, तो सोवियत और सीनो मतलब चाइना, सोवियत और चाइना दो अलग अलग तरह के कम्युनिस्ट आइडियाज को क्या करने लगे, एक्सप्रेस करने लगे। एक जो ब्लॉक था, जो ओरिजिनल ब्लॉक था, वो थोड़ा सा वेस्ट की तरफ क्लोज जाने की बात कर रहा था। दूसरा जो इसी से इंस्पायर होकर ब्लॉक बना था, लेकिन अब क्योंकि चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की दबदबा था, तो वो भी एक ब्लॉक को दर्शाता था, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, कोई एडजस्टमेंट करना ही नहीं है किसी तरह से। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी, वेस्ट से बिल्कुल अलग रहेगी, डेमोक्रेसी से बिल्कुल अलग रहेगी। एक तो ये पॉइंट आया। तो अब हमारी कंट्री में क्या स्प्लिट होता है वो समझो। हमारी कंट्री में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उसमें कुछ लोग चाइनीज मॉडल से इंस्पायर्ड थे, कुछ लोग यूएसएसआर के मॉडल से इंस्पायर्ड थे। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो चाइनीज मॉडल से इंस्पायर्ड थे ना वो लेफ्ट कहलाए। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी लेफ्ट राइट हो गया है। देखो लेफ्ट और राइट रिलेटिव कंसेप्ट है, समझ में आ रहा ना। तो अभी बहाव के साथ समझते चलो। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में भी फिर दो सेक्शन हो गए। एक सेक्शन तो जो क्या बोल रहा था कि हम तो सोवियत के साथ, मतलब सोवियत जिस तरह से वेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की बात करा वो सही है। दूसरा सेक्शन बोल रहा था नहीं चाइना वाले सही है। ठीक है, और उल्टा इंडिया में डोमेस्टिकली क्या डेवलपमेंट हो रहा था बताए, इंडिया में डोमेस्टिकली ये डेवलपमेंट हो रहा था कि इस टाइम तक 64 तक जैसे आप देखोगे, तो मैंने आपको बताया था कि 1955 के बाद से इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने आप को अपने एजेंडास को सोशलिस्ट बताने लगी थी। ठीक है, और जिससे फिर हमने पीछे देख क्या है कि जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो बोलती थी तो क्या मैं जॉब छोड़ दूं,
मतलब सोशलिस्ट पार्टी कंफ्यूज हो गई थी जब कांग्रेस ये बोल रही थी कि हम खुद सोशलिज्म के आइडियाज में विश्वास रखते हैं। तो वैसे ही क्या है कि जब कांग्रेस ने बोला कि हम सोशलिज्म के आइडिया में विश्वास रखते हैं, और कांग्रेस को आप जैसे देखोगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू वाज वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसएसआर। यूएसएसआर से हमने क्या है, यूएसएसआर से देखेंगे तो हमारे संबंध जो है, कहने को हम नॉन अलाइन कंट्री थे बट वी वर टिल्टेड टुवर्ड यूएसएसआर, ठीक है। तो सोवियत कांग्रेस का जो लगाव था, ठीक है, उसके चलते जो कम्युनिस्ट पार्टी में जो लोग सोवियत को सपोर्ट करते थे वो कांग्रेस की तरफ रिफ्ट कर रहे थे। समझ पा रहे हो ना? देखो बहुत सारी चीजें एक साथ बता रहा हूं, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कैच कर पा रहे हो। क्या हो रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, इसके अंदर सबसे पहले क्या है, कुछ लोग राइट थे, कुछ लोग लेफ्ट थे। लेफ्ट मतलब क्या होगा, जो चाइना के सपोर्टर थे लेफ्ट, और राइट मतलब जो सोवियत यूनियन के सपोर्टर थे। अब ये सोवियत यूनियन जो है तो वो कांग्रेस का दोस्त था, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है इनडायरेक्टली, अब जब सोवियत यूनियन और कांग्रेस दोस्त, तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो राइट वाले लीडर्स थे, जो सोवियत को सही मानते थे, ठीक है, वो कांग्रेस के नजदीक जाएंगे, और इसके चलते क्या है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसमें रिफ्ट बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और इस रिफ्ट का सीड जो देखोगे ना, वो सीड कहां मिल जाता पता है, वो सीड मिल जाता है 1962 के इंडिया चाइना वॉर में, ठीक है, जो सीनो इंडिया वॉर हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कुछ लीडर्स ने इंडिया मतलब कांग्रेस को सपोर्ट किया, और कुछ लीडर जो इतने अंधे हो गए थे क्या कि वो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के चलते चाइना को सपोर्ट करने लगे थे। मतलब वॉर में चाइनीज सोल्जर्स ने इंडियन सोल्जर्स को मारा और वो उसको गलत नहीं ठहरा रहे थे। आगे तो इस तरह से क्या है कि रिफ्ट जो है, तो रिफ्ट के पीछे के कारण चाइना और इंडिया का वॉर भी था, उसके बाद में सीनो सोवियत स्प्लिट भी था, कांग्रेस का सोवियत के नजदीक जाना भी था, मल्टीपल फैक्टर्स थे। अब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको बहुत अच्छा इंसाइट मिल गया 1964 के स्प्लिट के ऊपर, ठीक है। तो फॉलोइंग द आइडियोलॉजिकल रिफ्ट बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड चाइना, द प्रो सोवियत फैक्शंस रिमेन्ड एज द सीपीआई, ठीक है, जो प्रो सोवियत थे दे रिमेन्ड एज सीपीआई, while the opponents formed CPIM, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट बना लिया उन्होंने। आया ना समझ में? तो ये कहानी रही है। बोथ दीज पार्टीज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टू दिस डे, ठीक है, एग्जिस्ट करती हैं लेकिन सिर्फ पेपर पर, मतलब एज सच कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उतनी ज्यादा नहीं बची उनकी, ठीक है। लीडर्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया बहुत सारे लीडर थे, बॉक्स में AK गोपालन के बारे में बताया गया है। तो कम्युनिस्ट लीडर फ्रॉम केरला वर्कड एज द कांग्रेस वर्कर इनिशियली, और मैंने बताया कि 1935 जैसे उस टाइम पीरियड से देखेंगे तो इनिशियली तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस सबने मिलकर काम किया। 41 के बाद में और क्या होता है, वेस अपार्टेड, ये सारी चीजें। तो ज्वाइन द कम्युनिस्ट पार्टी इन 1939, ठीक। फिर क्या है, आफ्टर द स्प्लिट इन द कम्युनिस्ट पार्टी इन 1964, ज्वाइंट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सिस्ट को ज्वाइन कर लिया इन्होंने, एंड वर्क फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ पार्टी, रिस्पेक्टेड एज पार्लियामेंटेरियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 1952 से वो जो 16 सीटें आई थी उनमें एक ये भी थे, ठीक है। तो पार्लियामेंटेरियन की तरह इन्होंने काम किया है। तो ये पूरी कहानी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। ये CPI है, CPIM है, और जो एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो क्या है कि आप इसमें देखोगे तो जो नक्सलिज्म की एक समस्या आती है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ठीक है, वो एक अलग ग्रुप निकल के आता है, माओइस्ट अलग निकल के आते हैं, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के भी 7 रंग है, कहने को लाल रंग है लेकिन उसमें भी क्या है, रंग बिरंगे अलग अलग ग्रुप्स हैं, ठीक है। उतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आपको एक बेसिक ओरिजिन, फॉर्मेशन, मेजर स्प्लिट्स, ये सारी चीजें समझ में आ गई। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय जनसंघ के बारे में, अनदर इंपॉर्टेंट अपोजिशन पार्टी ऑफ दैट टाइम, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम। तो भारतीय जनसंघ जो है ना, देखो अभी आपने 2 पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ चुके हो पिछले वीडियोस में। अब मैं आपको यहां पर भारतीय जनसंघ का ओरिजिन, लीडरशिप, ठीक है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की वो एक पेरेंट पार्टी की तरह कंसीडर किया जाता है उसे, वो सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फाइन, आप थोड़ा सा एक बार कनेक्ट करते टॉपिक को। देखो हमने आपको क्या बताया था कि कुछ लेफ्ट पार्टीज होती है, लेफ्टिस्ट, ठीक है, कुछ राइटिस्ट पार्टी होती है, तो लेफ्ट और राइट पार्टीज होती है। तो अब आपने अभी तक जो पढ़ा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके बाद में आपने सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो सोशलिस्ट पार्टी जो है तो क्या है, सेंटर लेफ्टिस्ट कह लो आप उसे, कि सेंट्रिस्ट भी है और लेफ्टिस्ट भी है। और कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो सेंट्रिस्ट हो गई। अब हम राइटिस्ट पार्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे भारतीय जनसंघ जो बना था ना, भारतीय जनसंघ वॉज द एग्जाम्पल ऑफ राइटिस्ट पार्टी, ठीक है। तो उसका ओरिजिन वगैरह वो सारी चीज के बाद में जैसे स्वतंत्र पार्टी के बारे में पढ़ेंगे तो उसे भी राइटिस्ट पार्टी कहा जाता है, ठीक है। तो भारतीय जनसंघ क्या है, भारतीय जनसंघ जैसे आप आज देखोगे ना तो पॉलिटिकल पार्टी जो है, बीजेपी जो है, तो बीजेपी
में क्या है, फाउंडर लीडर्स किसको माना जाता है, भारतीय जनसंघ के लीडर्स को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, इनका नाम आपने ज्यादा सुना होगा बीजेपी गवर्नमेंट के बाद में, ठीक है, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट में आपने इन लीडर्स का नाम ज्यादा सुना होगा। तो किस तरह से भारतीय जनसंघ बना, कैसे बीजेपी बनी, वो सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब भारतीय जनसंघ भी क्या है कि जब आप देख रहे हो, जब कांग्रेस की डोमिनेंस थी उस समय पे एक इंपॉर्टेंट अपोजिशन पार्टी का काम किया है भारतीय जनसंघ ने, ठीक है। तो अपोजिशन पार्टीज में जैसे हमने देखा कि हाँ सोशलिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, वैसे ही भारतीय जनसंघ भी थी। अब भारतीय जनसंघ वाज फॉर्म्ड इन 1951 विथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी एज इट्स फाउंडर प्रेसिडेंट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ को 1951 में बनाया। अभी आपके मन में एक डाउट आया होगा बहुत जोर से, सर आपने बताया था जो इंटरिम गवर्नमेंट का कैबिनेट था उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो मिनिस्टर थे, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में आपको मैंने ही बताया था, आपने थोड़ा सा ऐसा मतलब जिस चीजों को कनेक्ट करते हैं तो हाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां पे मिनिस्टर थे। आई गेस वहां मैंने आपको लेबर मिनिस्टर बता दिया था, लेकिन लेबर नहीं, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो थी, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो पोर्टफोलियो था वो इनके अंडर में था, ठीक है। अब आप बोलोगे कि जब वो मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट में तो फिर उन्होंने अलग पार्टी क्यों बनाई, तो अलग पार्टी बनाने के पीछे कारण है। अब जैसे अगर आप देखोगे ना तो भारतीय जनसंघ अपनी लीनियज जो है, भारतीय जनसंघ एक पार्टी के फॉर्म में बनी है, तो उसकी आइडियोलॉजी क्या है, तो उसका लीनियज जो है इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, रेदर इट इज अ पेरेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज डिराइविंग आउट ऑफ इट, ठीक है। तो आरएसएस को आप समझोगे 1925 में आरएसएस फॉर्म किया गया, ठीक है। आरएसएस फॉर्म होता है 1925 में, और आरएसएस जो है तो एक तरह से कह सकते हैं क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा था वो, ठीक है। अब आरएसएस की बात करें उसके बाद में हम जैसे देखेंगे हिंदू महासभा, तो हिंदू महासभा एक क्या है, एक्सक्लूसिवली आप जैसे समझेंगे हिंदू महासभा वाज एक्सक्लूसिवली एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिंदूज, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज। तो जो वीर सावरकर हो गए, वीर सावरकर के बाद में जैसे ये जो लीडर्स थे तो दे वर द लीडर्स ऑफ हिंदू महासभा। इनफैक्ट आप देखेंगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है तो वो भी क्या रहे, चेयरमैन रहे हैं, किसके, चेयरपर्सन रहे हिंदू महासभा के, प्रेसिडेंट रहे एक तरह से, ठीक। तो इस तरह से क्या है कि हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कहीं ना कहीं आप क्या कहेंगे राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, उन राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन से ही ओरिजिन किसका निकल के आया, भारतीय जनसंघ का ओरिजिन निकल के आया समझ में। अब इनका आइडिया क्या था, जैसे आप यहां पे ये पॉइंट आता हमारा कि उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट में अपना पोर्टफोलियो छोड़ के खुद की पार्टी क्यों बनाई, क्योंकि ही वाज नॉट हैप्पी विद द एक्शंस टेकन बाय द कांग्रेस, ठीक है, अंडर द जवाहरलाल नेहरू। तो जैसे एक लियाकत नेहरू पैक्ट साइन होता है, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और आप जैसे यहां समझेंगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जो लीडर्स थे भारतीय जनसंघ के, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, तो वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ हम किसी भी तरह से क्या है नेगोशिएशंस को रखें, ठीक है, नेगोशिएशन को नहीं रखे। तो ही वाज नॉट हैप्पी विद नेहरू लियाकत पैक्ट, और उसी के चलते उन्होंने रिजाइन कर दिया पोस्ट से, और उन्होंने क्या बनाया, भारतीय जनसंघ बनाया, ठीक है, भारतीय जनसंघ 1951 में। तो इसी तरह से क्या है, मैंने आपको बताया ना कि अपोजिशन पार्टीज, और यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि अपोजिशन पार्टीज जो उस टाइम पीरियड में बनी, व्हेन द कांग्रेस वाज डोमिनेटिंग पार्टी 1950s के टाइम पीरियड में, ठीक है, 67 के पहले तक जो इस तरह की पार्टीज बनी है, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने बाद में क्या किए, 60s 70s के लीडर्स दिए। तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह को आप देखेंगे, ठीक है, तो वो लीडर्स कहां से निकल के आए हैं, तो वो एक तरह से आप समझोगे तो ओरिजिन जो भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का वो जो ट्रांजिशन हुआ, तो उसको लीड किसने करा, लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए। तो ऐसे आपको लीडरशिप समझ में आएगी कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी है, तो बीजेपी 1980 में बनी, लेकिन उसके पहले उसकी ट्रेसेस जो है वो भारतीय जनसंघ में मिल सकते हैं। भारतीय जनसंघ के ट्रेसेस आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा में, तो आप देखेंगे तो राइटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ये पार्टी डिराइव होती है। लीडर्स की बात करें हम जैसे, तो ये जनसंघ पार्टी का पहले सिंबल क्या था, इस तरह से दिया, ठीक है, दिया रहा, और उसके लीडर्स जो है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मतलब इस तरह का ये आइडिया जो है आपको आज भी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा में रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा कि एक देश दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। मतलब कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसके अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया है, बहुत प्रोटेस्ट किया है, और इनफैक्ट जो था तो कस्टडी में इनकी डेथ होती है। चलो लीडर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं जैसे, तो ही वाज द लीडर ऑफ हिंदू महासभा, फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, ठीक है, मिनिस्टर इन नेहरूज फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, रिजाइन इन 1950 ड्यू टू द डिफरेंस ओवर रिलेशंस विद पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान के साथ रिलेशन रखना था, नहीं रखना था, ये चाहते थे, और जो कह सकते हैं नेहरू गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए रिलेशंस को बढ़ाना, ठीक है, नेहरू लियाकत पैक्ट वगैरह जो साइन हुए, तो उससे नाखुश होते हुए इन्होंने कैबिनेट से रिजाइन करते हुए क्या है, अपनी खुद की पार्टी बनाई, भारतीय जनसंघ। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड लेटर दी फर्स्ट लोकसभा में भी जीत के आते हैं ये, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी रहे।
he was opposed to the India's foreign policy of autonomy to Jammu and Kashmir. ठीक, ये वाला पॉइंट रिलेट कर रहे हो ना, तो उन्होंने ये कहा कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, दो निशान यानी उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर का, तो ही वॉज अगेंस्ट दैट। और आप जैसे देखोगे तो अब जो बीजेपी के प्रोपेगेंडा में है क्या कि आर्टिकल 370 हटाना है, स्पेशल स्टेटस हटाना है। तो स्पेशल स्टेटस क्यों हटाना है, तो आइडियाज जो इंस्पायर हुए ना, रूट्स आप देखोगे तो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनसंघ की लीडरशिप से डिराइव होता है। कनेक्ट कर पा रहे हो? ठीक है, ये कहानी रही है। तो अरेस्टेड ड्यूरिंग जनसंघ्स एजिटेशन अगेंस्ट कश्मीर पॉलिसी। अब क्या होता है, ही डाइड इन डिटेंशन। तो जो कश्मीर पुलिस थी उन्होंने इन्हें अरेस्ट करके रखा है, और जो रीजन दिया जाता है, ही डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। ठीक है, ही डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। इस तरह से कश्मीर की जो पुलिस है वो आर्ग्यूमेंट देती है। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जो है, तो उन्होंने क्या कहा था कि ही डाइड ड्यू टू द रिप्रेशंस ऑफ नेहरू। तो इस तरह से क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग करती रहती है। बाकी नो डाउट ही सपोर्टेड फॉर द कॉज, ही सपोर्टेड फॉर द कह सकते हैं, ही सपोर्टेड फॉर द विड्रॉल ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला उसके विड्रॉल के लिए इन्होंने क्या किया, मतलब प्रोटेस्ट किया, उस आइडिया को इन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में जैसे देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय। तो दीनदयाल उपाध्याय फुल टाइम आरएसएस वर्कर सिंस 1942। उसके बाद में फाउंडर मेंबर ऑफ भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ के लिए जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाहर निकल के आए, ठीक है, तो उनका सपोर्ट किसने किया, दीनदयाल उपाध्याय ने भी किया। फिर क्या होता है, जनरल सेक्रेटरी एंड लेटर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ। तो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, बाद में प्रेसिडेंट बनते हैं भारतीय जनसंघ के। ठीक है, तो भारतीय जनसंघ जो पार्टी है, तो लीडरशिप इन दो लीडर्स के कंधे पे थी, और उससे फिर क्या धीरे धीरे इवॉल्व होती पार्टी। क्लियर। इनिशिएटेड द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। अब देखो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो है, तो दीनदयाल उपाध्याय का पॉलिटिकल आइडिया जो है, ठीक है, जब आप इन्हें थिंकर की तरह पढ़ोगे ग्रेजुएशन लेवल पे, तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का आइडिया आएगा, तब वहां आप डिटेल में पढ़ोगे। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म बेसिकली जो है, तो इंडियन कल्चर जो है, ठीक है, हिंदुत्व की बात करता है। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं हिंदुइज्म, हिंदुत्व का मतलब इंडियन वे ऑफ लाइफ जो है, एंशिएंट इंडियन कल्चर जो है, उस पर फोकस करते हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ठीक है, तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वाज द फिलॉसफी गिवन बाय दीनदयाल उपाध्याय। तो ये कुछ लीडर्स रहे हैं। ठीक है, आगे ना समझ में, तो आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि ओरिजिनेट कैसे हुई, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड क्या था। तो द जनसंघ वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टीज इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम। ठीक, तो जो दूसरी पार्टीज थी, जैसे हमने दूसरी अपोजिशन पार्टी सोशलिस्ट पार्टी पढ़ के आए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पढ़ के आए हैं, तो उनसे अलग था जनसंघ। कैसे? इट एम्फसाइज ऑन द आइडिया ऑफ वन कंट्री, वन कल्चर, वन नेशन। ठीक है, तो हिंदू महासभा के जैसे जो आइडिया है, वो जो है यहां पे आपको रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो जनसंघ एम्फसाइज ऑन वन कंट्री, एक देश, ठीक है, एक संस्कृति, मतलब उन चीजों पे बात की गई। एंड बिलीव दैट the country would become modern, progressive and strong on the basis of Indian culture and tradition। तो कंट्री को स्ट्रांग बनाना है, प्रोग्रेसिव बनाना है, मॉडर्न बनाना है, तो कब बनाया जा सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो आइडिया है वो रिफ्लेक्ट होता है जनसंघ की आइडियोलॉजी में। ठीक है, फिर क्या है, द पार्टी कॉल्ड फॉर रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो क्या है, जैसे आप देखेंगे कि आज जो आपको अखंड भारत का आइडिया समझ में आता है, तो वो अखंड भारत का आइडिया कहां से निकल के आता है? जनसंघ के आइडियोलॉजी से। ठीक है, तो यही होता है। देखो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज आइडियाज के बेसिस पर मोबिलाइज करती है मासेस को। क्या होता है कि उस समय पे आप देखोगे तो उस समय पे सेक्युलरिज्म, ठीक है, उस समय पे सेक्युलरिज्म की बात की गई, उस समय पे जैसे आप देखोगे तो सोशलिज्म की बात की गई, तो उन एजेंडा से कांग्रेस डोमिनेट कर गया। ठीक है, आज जैसे आप देखोगे तो बीजेपी की आइडियोलॉजिकल लीनियज जो है आपको जनसंघ में समझ आ रही है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि जो रुख है हवा का वो इस तरफ है, तो इस कारण से ये वाले आइडियाज जो है डोमिनेट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स में आइडियाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और आइडियाज व्हेन आइडियाज अपील टू द मासेस, मासेस एक्ट अकॉर्डिंग टू दोज आइडियाज। ठीक है, दोज आइडियोलॉजीज, वो चीज रहती है। द पार्टी कॉल्ड फॉर रीयूनियन ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत। ठीक है, अखंड भारत का कंसेप्ट जो है भारतीय जनसंघ का है। तो आप आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ड्रॉ आउट कर पा रहे हो ना, कि कैसे जो अपोजिशन पार्टीज थी उनमें भी आइडियोलॉजिकली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज थे। ठीक है, द पार्टी वाज इन फॉरफ्रंट ऑफ द एजिटेशन टू रिप्लेस English with Hindi as the official language of India and was also opposed to the granting of concessions of religious and cultural minorities। ठीक है, तो religious और cultural minorities को जो special rights दिए उसके against में थी। ठीक है, उसके बाद में जैसे देखेंगे तो हिंदी को official language के बताया गया। तो अब वो ancient Indian culture की बात की जा रही है, तो क्या हिंदी इन सारी चीजों को डोमिनेट, इन सारी चीजों को फोरफ्रंट पे होना चाहिए, इस चीज का झंडा भारतीय जनसंघ ने उठाया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या थी, पार्टी वाज कंसिस्टेंट एडवोकेट ऑफ इंडिया डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन स्पेशली आफ्टर चाइना कैरिड आउट इट्स एटॉमिक टेस्ट इन 1964। अब क्या है, तो जैसे अगर हम देखेंगे तो
ऐसे आपको डिफरेंसेस क्रिएट करते आना चाहिए कि ये जो पार्टी थी फोकस किस चीज पे कर रही थी। भारतीय जनसंघ का एजेंडा सिंपल सा था कि न्यूक्लियर वेपन इंडिया को भी बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि चाइना के पास है, ठीक है, और चाइना एग्रेसिव था, और 62 की वॉर के बाद में उन्होंने अपने 62 की वॉर के बाद 64 में जैसे न्यूक्लियर वेपन बनाया चाइना ने, उसके बाद भारतीय जनसंघ ने बहुत प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को, अपोजिशन में रहते हुए, पावर में तो नहीं आए थे ना, अपोजिशन में रहते हुए बहुत प्रेशराइज किया क्या कि हमें जल्द से जल्द क्या बनाना चाहिए, हमें जल्द से जल्द न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहिए। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपोजिशन की उस चीज को देखते हुए 71 में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस चीज पे एम्फसाइज किया कि हमें भी न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पूरा आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड समझ में आया ऑफ भारतीय जनसंघ, ठीक। अब परफॉर्मेंस इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जब बात करते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी ने परफॉर्म किया, ठीक है, हमने देखा कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होती थी। उसके बाद जैसे आप देखेंगे सोशलिस्ट पार्टी ने भी परफॉर्म किया, और फिर आप कहीं देखेंगे तो फिर आता है भारतीय जनसंघ, ठीक है। तो भारतीय जनसंघ की परफॉर्मेंस जो थी, तो 1950s में जनसंघ रिमेन्ड ऑन द मार्जिन्स ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड वाज एबल टू सिक्योर ओनली 3 लोकसभा सीट्स इन 1952, ठीक है, जिसमें से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी, एंड 4 सीट्स इन 1957 जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा। तो इस तरह से 3 सीट 4 सीट कम सीट्स मिल पाती थी, इलेक्टोरल परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। और ये इलेक्टोरल परफॉर्मेंस काफी लंबे समय तक ऐसा ही रहा। 77 में एक लहर आई थी जब सारी कह सकते हैं अपोजिशन पार्टीज ने एक साथ मिलकर जनता पार्टी बनाएंगे, वो जनता गवर्नमेंट जो बनती है, जो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे तब और क्लियरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। तो इन दी अर्ली ईयर्स इट सपोर्ट केम मेनली फ्रॉम दी अर्बन एरियाज इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स लाइक राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो स्पेसिफिकली आप देखोगे तो जनसंघ जो था तो नॉर्थ इंडिया में सीमित था, और नॉर्थ इंडिया में भी क्या अर्बन एरियाज में ज्यादा पकड़ थी, अर्बन एरियाज में जनसंघ की ज्यादा पकड़ थी, ठीक है। द पार्टीज लीडर इंक्लूडेड श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, बलराज माधक, और उसके बाद में जैसे अगर आगे देखोगे तो द भारतीय जनता पार्टी ट्रेस्ड इट्स रूट टू द भारतीय जनसंघ, ठीक है, भारतीय जनसंघ से ही भारतीय जनता पार्टी निकली है। थोड़ा सा मैं आपको कनेक्शन बताता हूं, यहाँ पे कनेक्शन ऐसे बताता हूं, देखो कि दोनों पार्टी, ये कार्टून जो हम आगे तक लेके चलेंगे, मतलब ये जो डायग्राम है इसे आगे तक लेके चलेंगे, इससे आपको समझ में आएगा कैसे पार्टीज इवॉल्व होती है। पहले क्या था, जनसंघ था, ठीक है, भारतीय जनसंघ, आज जो बीजेपी है। तो 1951 से 77 तक जनसंघ रहा। अब ये जनसंघ किसमें मिल जाता है, जनता पार्टी में, ठीक है, जनता पार्टी बनाई जाती है। जनता पार्टी को ग्रैंड कोलिजन कहा जाता है। ग्रैंड कोलिजन क्यों कहा जाता है, तो जनता पार्टी में सारी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, ये भारतीय जनसंघ, ये सब मिलके 77 में क्या करते हैं, 77 में गवर्नमेंट बनाते। तो पहली कंट्री में जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है ना, वो 1977 में बनती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि तब वो भारतीय जनसंघ दिया बत्ती से क्या हो गया, किसान हो गया। अब वो किसान हो गया, उसके बाद में फिर क्या देखते हो कि भारतीय जनता मतलब वो सॉरी जो जनता पार्टी रहती है, सिर्फ जनता पार्टी, उस जनता पार्टी से जो जनसंघ के लीडर थे पुराने, वो बाहर निकलते हैं जब, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे क्या होता है 1980 में जो जनता पार्टी थी, जनता पार्टी गई, ठीक है, जनता पार्टी जब डिसइंटीग्रेट होती है ना, तो जनता पार्टी के डिसइंटीग्रेशन में उसमें से बीजेपी बाहर निकलती, भारतीय जनता पार्टी। तो यहां पे जैसे लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, वो लीडर्स भारतीय जनता पार्टी की नींव रखते हैं। लेकिन अगर रूट्स को देखोगे तो किसमें है, भारतीय जनसंघ में ही है। तो इस तरह से क्या है, सिंबल्स बदलते रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के डिपेंडिंग ऑन दी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। वही कांग्रेस के साथ है, और ये आपको आगे और क्लियर आएगा कि पहले जो नेहरू वाली कांग्रेस थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वाली कांग्रेस जो थी, तो उसमें 2 बैल सिंबल हुआ करते थे। फिर क्या होता है, फिर आप जैसे देखोगे तो इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में जो आती है कांग्रेस, ठीक है, तो कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर, ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी ज्यादा लोड मत लेना आगे, क्योंकि अच्छे से थ्योरी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें से क्या निकल के आती है, जैसे आप देखोगे तो कांग्रेस आर निकल के आती है, गाय और बछड़ा। फिर क्या होता है, और आज जो आप देख रहे हो इलेक्शन सिंबल जो है कांग्रेस का 1977 के बाद से हाथ का पंजा है, ठीक है। तो कांग्रेस भी ओरिजिनल कांग्रेस नहीं है, बीजेपी भी ओरिजिनल नहीं है, मतलब भारतीय जनसंघ है, ठीक है। तो रूट्स इनकी लेकिन क्या है, पुराने उसमें ट्रेसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वतंत्र पार्टी के बारे में। स्वतंत्र पार्टी, अब देखिए पिछले वीडियोस में आप लोगों ने बहुत सारी पार्टीज के बारे में पढ़ा। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को तो बहुत अच्छी तरह से समझ लिया आपने। उसके बाद में आपने क्या देखा, तो आपने कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ा, सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ा, पीछे हम जो पढ़ के आए भारतीय जनसंघ के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब उसी तरह से एक और जो पार्टी है आपके सामने, वो है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी क्या है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, सारी चीजें जो है ना बहुत अच्छी तरह से मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो हम बात करते हैं यहां से, ये क्या है, ठीक है। तो ये आइडियोलॉजीज को दर्शाता है, मतलब हॉर्स शू शेप पैटर्न जो आइडियोलॉजीज का वो दर्शाता है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज हैं, राइटिस्ट आइडियोलॉजीज हैं,
ठीक, तो हमने देखा कि हाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आ गया, सोशलिस्ट पार्टी आ गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गया। फिर अभी हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ के आए हैं, पिछले वीडियो में जैसे हमने भारतीय जनसंघ के बारे में पढ़ा, भारतीय जनसंघ, ठीक है, ये राइटिस्ट पार्टी है। तो वैसे ही स्वतंत्र पार्टी जो है उसको राइटिस्ट पार्टी या फिर लिबरल पार्टी कहा जाता है, ठीक है, लिबरल पार्टी कहा जाता है। लिबरल पार्टी क्यों कहा जाता है अभी अपने आप समझ में जाएगा, स्वतंत्र पार्टी की हम बात कर रहे हैं। इनफैक्ट एक समय में स्वतंत्र पार्टी जो देखोगे आप तो 1967 के टाइम पीरियड में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह इमर्ज होती है अपोजिशन में, ठीक। तो स्वतंत्र पार्टी क्या है वो सारी कहानी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो स्वतंत्र पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन ऑगस्ट 1959 आफ्टर द नागपुर रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस which called for land sealing, takeover of food grain trade by the state and adoption of cooperative farming। अब देखो मैंने आपको पिछले वीडियोस में क्लियर भी किया है थोड़ा सा कि 1956-55 आते आते क्या है कि कांग्रेस जो है अपने कह सकते हैं काम को सोशलिस्ट ओरिएंटेशन देने लगी थी। मतलब जैसा सोशलिज्म यूएसएसआर में वैसा नहीं होगा कि सब कुछ एकदम स्टेट कंट्रोल मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं होगा ये वो, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं उस पैटर्न पे स्टेट कंट्रोल्ड ओनरशिप जो है, ठीक है, स्टेट कंट्रोल्ड प्रोग्राम्स जो है उस तरफ टिल्ट हो रही थी। सोवियत यूनियन से नजदीकी भी बढ़ रही थी हमारी, ठीक है, और उसी के चलते जैसे सोशलिस्ट पार्टी क्या हो गई थी, ब्लफ खा गई थी कि अब हम क्या करें, तो फिर जॉब छोड़ दें, ठीक है, क्यों, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपना सोशलिस्ट ओरिएंटेशन ले लिया था, ठीक है। अब उस बीच में जब सोशलिस्ट ओरिएंटेशन ले रही थी कांग्रेस, तो कांग्रेस का एक सेशन होता है कहां पे, नागपुर में। कब होता है, 1959 में। तो कांग्रेस का ये जो नागपुर सेशन था, नागपुर रेजोल्यूशन, ठीक है, पुराने वाले नहीं, 1959 की बात कर रहे हैं, आजादी के बाद के कांग्रेस सेशन की। तो वहां पे क्या है, कांग्रेस के उस नागपुर सेशन में कांग्रेस ने क्या डिक्लेयर किया, लैंड सीलिंग की बात करी। मतलब जो बड़े बड़े क्या कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स वगैरह रहते हैं तो उनसे जमीनें ले ली जाएगी, ठीक है, जमीनें वगैरह ले ली जाएगी, उनकी लैंड मतलब एक फिक्स कर दिया जाएगा कि आप इससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकते हो, जमींदार जो है उनको घाटा होगा, ठीक है। टेक ओवर ऑफ फूड ग्रेन ट्रेड बाय द स्टेट। अब फूड ग्रेन का जो ट्रेड होगा ना वो प्राइवेट प्लेयर्स नहीं करेंगे, कौन करेगा, गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट खरीदेगी बेचेगी, ये आइडिया दिया। फिर क्या है, बाय द स्टेट एंड द अडॉप्शन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग को अडॉप्ट करेंगे, जिस तरह से कहा आपको देखने को मिला था, कोऑपरेटिव फार्मिंग हम जैसे समझेंगे तो मतलब जो सारे फार्मर्स एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो अ सॉर्ट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, दोनों में डिफरेंस होता है लेकिन अ सॉर्ट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन कह सकते हैं हम, ठीक है, सॉर्ट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। तो ये सारे पॉइंट्स जब नागपुर सेशन में कांग्रेस पार्टी प्रेजेंट करती है ना, तो इससे नाखुश कौन होते पता है, जो लोग स्वतंत्र पार्टी बनाएंगे, अभी बनी नहीं है। तो 1959 में जो लीडर्स थे कुछ, ठीक है, 1959 में जो कुछ लीडर्स थे, जिनमें से प्रोमिनेंट लीडर कौन थे, तो सी राजा गोपालाचारी, ठीक है, सी राजा गोपालाचारी, जिन्हें चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जो थे, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सी राजा गोपालाचारी जो थे तमिलनाडु से थे, इन्होंने क्या किया, स्वतंत्र पार्टी बना डाली 1959 में, ठीक है। तो द पार्टी वाज लेड बाय कांग्रेसमैन लाइक सी राजा गोपालाचारी, के मुंशी, एनजी रंगा, ठीक है, एन मीनू मसानी। तो अब आपके मन में जो सवाल आ रहा है कि सर बनाई क्यों पार्टी, ठीक है, कांग्रेस का ये अडॉप्शन, मतलब कांग्रेस ने ये रेजोल्यूशन पास किया वो तो समझ में आ गया। सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर इन्होंने अलग पार्टी क्यों बना डाली, तो कारण था। तो ये सारे जो लीडर्स थे, स्पेसिफिकली जैसे सी राजा गोपालाचारी की हम बात करें, तो दे वर नॉट इन फेवर ऑफ दीज चेंजेस, ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि ये बदलाव आए। तो वो क्या चाहते थे सर, वो भी समझते हैं। तो द पार्टी स्टूड आउट from others in terms of its position on economic issues। तो स्वतंत्र पार्टी was basically formed due to the differences on the economic issues between कांग्रेस एंड स्वतंत्र पार्टी, ठीक है। तो जो लीडर्स थे ना स्वतंत्र पार्टी के, वो कांग्रेस के इस प्लान के साथ एग्री नहीं कर रहे थे। क्यों एग्री नहीं कर रहे थे, क्या डिफरेंस था वो समझिए। देखो सी राजा गोपालाचारी की अगर थोड़ी सी मैं आपको इंफॉर्मेशन बताऊं तो पहले ये देख लेते हैं कि मतलब ये फैक्ट्स हैं, यहां तक कहानी समझ में आ गई ना आपको कि स्वतंत्र पार्टी इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर अलग आइडियोलॉजी रखती थी कांग्रेस से, और इसीलिए वो कांग्रेस से अलग हुई है। इनफैक्ट आप देखोगे तो लीडर्स जो थे, सी राजा गोपालाचारी जैसे ये जो लीडर्स थे, ये कांग्रेस के बहुत एसोसिएटेड थे, जवाहरलाल नेहरू के बहुत परम मित्र थे, ठीक है। उसके बाद में इनके और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स, जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं ना, तो उन फैक्चुअल क्वेश्चंस को कैसे डील करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इकोनॉमिक इश्यूज पे कैसे अलग थी, वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा कुछ फैक्ट समझ लेते हैं, सी राजा गोपालाचारी के बारे में समझ लेते हैं। तो ही वाज अ सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस एंड अ लिटरेरी राइटर। पुराने समय से मतलब जैसे देखोगे तो लाला लाजपत राय के टाइम पीरियड से ये क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में इंक्लूडेड थे, गांधी जी के दोस्त, ठीक है, गांधी जी के फॉलोअर, और बहुत एक प्रोमिनेंट, एक क्या बोलते हैं ना कि एल्डर लीडर्स जो थे उनमें से एक थे। फिर क्या है, क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। उसी के साथ साथ में क्या होता है कि 1948 जो टाइम पीरियड है, कौन चले गए यहां से, ब्रिटिशर्स, बाय
ब्रिटिशर्स तो गए, अब लेकिन क्या होता है, ब्रिटिशर्स जब गए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के अभी रेडी नहीं हुआ है, समझना कहानी को। तो जैसे देखा जाए टेक्निकली तो हेड ऑफ द स्टेट रिपब्लिक कब बनता है, हम इंडिया रिपब्लिक कब बनता है, रिपब्लिक डे कब से बनाना चाहिए, स्टार्ट किया 1950 से, मतलब 1950 से हमारी कमांड जो है वो किसने संभाली है, प्रेसिडेंट ने संभाली है। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन बनते हैं हमारे पहले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो यहां पे ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं ना, बहुत अच्छे से सुनना, खास करके जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, बहुत भयंकर ब्लफ खाते हो आप लोग, देखा है मैंने, ऑब्जर्व किया है, क्योंकि यहां टेक्निकल थोड़े से एस्पेक्ट्स हैं। पहले प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन वो प्रेसिडेंट बनने से पहले तक का जो टाइम पीरियड रहा, ब्रिटिश तो चले गए, ब्रिटिश के टाइम पीरियड में कौन रूल करता था, गवर्नर जनरल। ठीक, तो गवर्नर जनरल अभी प्रेसिडेंट बना नहीं हमारा, मतलब ऐसे देखें तो 1950 जो आएगा ना, 1950 जो आएगा तो 1950 पे हमारे क्या बनेंगे, पहले प्रेसिडेंट बनेंगे, हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हम बात करते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की हम बात करेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स कब चले गए, 1947 में चले गए। ठीक है, तो ये जो बीच का टाइम पीरियड था, ठीक है, इसमें कौन रूल करेगा, क्यों, क्योंकि जब तक ब्रिटिशर्स थे तो गवर्नर जनरल रूल करता था। ठीक है, गवर्नर जनरल रूल करता था। अब देखो क्वेश्चंस क्या बनते हैं, तो हमारा लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। लॉर्ड माउंटबेटन कब जाते हैं, 48 में जाते हैं। अब वो 48 में जब जाएंगे ना, तो 48 से भी 49, 50 2 साल है, अब वो तो चलेगा, अब गवर्नर जनरल कौन बनेगा, तो कौन गवर्नर जनरल बनेगा। अब तो यहां पे सी राजा गोपालाचारी जो थे वो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, पहले मतलब फर्स्ट इंडियन टू बी दी गवर्नर जनरल। पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन यही बनता है कि अगर आपसे पूछते हैं पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो इन जनरल आंसर और दूसरा दिखना होगा, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चलो ठीक है, पहला गवर्नर जनरल कौन था, ब्रिटिश के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम। लेकिन अगर ऐसा पूछ लिया जाए हु इज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, तो ही इज सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, वो कौन रहेगा, सी राजा गोपालाचारी रहेंगे। और उसके पहले अगर क्वेश्चन ऐसा जाता हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो लास्ट गवर्नर जनरल भी ये थे। क्यों, मतलब लास्ट गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी इसलिए थे क्योंकि उनके बाद से कौन बनेंगे, उनके बाद से तो प्रेसिडेंट बनेंगे। तो इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी। लेकिन अगर ब्रिटिश इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल कौन रहे, तो ब्रिटिश इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल मतलब ब्रिटिश इंडिया कब तक था, 1947 तक, तो उसमें कौन रहेगा, तो उसमें आपको ध्यान रखना है लॉर्ड माउंटबेटन था। आगे ना समझ में, इन्हीं छोटे छोटे डिफरेंसेस में उलझ जाते हैं हम, तो मैंने आपको वो क्लियर कर दिया है। खैर ये तो अलग से ही एक टॉपिक बनना चाहिए था, लेकिन स्वतंत्र पार्टी के साथ में आपने लपेट लिया इस चीज को। ठीक, अब देखो क्या है, फर्स्ट इंडियन टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1948 टू 1950। फिर क्या अगली चीज, मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट, मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट, लेटर बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट, मद्रास स्टेट के बाद में चीफ मिनिस्टर बनते हैं। यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ के बाद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ के बाद में क्या बना दिया जाता है, इनको होम मिनिस्टर बना दिया जाता है। एक और चीज बताऊं, लॉर्ड माउंटबेटन क्या चाहते थे पता है, मतलब हिस्ट्री इतनी पढ़ते चढ़ी होती, जितनी खोलते जाओगे उतनी निकलते जाएगी। लॉर्ड माउंटबेटन खुद ये चाहते थे कि मेरी फर्स्ट चॉइस जो है, मतलब मेरे जाने के बाद में गवर्नर जनरल तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट तो 1950 के बाद बनेंगे जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं होगा। ठीक, तो मेरे जाने के बाद गवर्नर जनरल कौन बनना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने अपनी दूसरी प्रेफरेंस कौन दिया था, सी राजा गोपालाचारी को दिया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गवर्नर जनरल ना बने, उन्होंने किसको इनवाइट किया, सी राजा गोपालाचारी को। ठीक है, सी राजा गोपालाचारी पहले बनना नहीं चाह रहे थे गवर्नर जनरल, लेकिन बाद में ये तय किया गया कि जो गवर्नर जनरल बनेगा वही प्रेसिडेंट बनेगा। तो सी राजा गोपालाचारी आ गए, क्या ठीक है मुझे गवर्नर जनरल बना दो, बाद में मैं भी प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। फिर क्या होता है, फिर जैसे देखोगे तो जब प्रेसिडेंट बनाने की बारी आती है, तो जो कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया के लीडर्स, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, सी राजा गोपालाचारी प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, प्रेसिडेंट तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे। ठीक है, तो पावर जो रहती है ना वो बड़ी अजीब सी चीज रहती है हिस्ट्री में, जैसे देखोगे तो हमेशा उसके लिए टसल रहा है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आगे ना समझ में इतनी चीजें, तो ही वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट व्हिच यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर। ठीक है, पहला जो रेसिपिएंट था, ठीक है, पहले जिन्हें सबसे पहला जो भारत रत्न अवार्ड मिला वो सी राजा गोपालाचारी को मिला, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। तो हम स्वतंत्र पार्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीजें बता दी है। तो स्वतंत्र पार्टी को इन्होंने स्टैब्लिश किया 1959 में। कारण ये था कि ये कांग्रेस के ही लीडर थे, लेकिन कांग्रेस से बाहर निकलते, और क्यों निकलते, क्योंकि कांग्रेस का जो टिल्ट है वो किस तरफ जा रहा है, कांग्रेस का टिल्ट जो जा रहा है सोशलिस्ट आइडियाज की तरफ जा रहा है। ठीक है, और उसी के चलते इन इकोनॉमिक इश्यूज पे जब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आए, तो सी राजा गोपालाचारी ने बाहर निकलकर अपनी खुद की एक पार्टी बनाई जिसका नाम है स्वतंत्र पार्टी। आओ अब जरा समझते हैं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या थे। तो दी स्वतंत्र पार्टी वांटेड द गवर्नमेंट टू बी लेस
and less involved in controlling the economy. Less and less involved in controlling the economy मतलब laissez-faire की मतलब laissez-faire मतलब क्या है? तो laissez-faire का जो आइडिया है, तो जैसे देखोगे एडम स्मिथ वगैरह ने जो आइडिया दिया है, क्या कहते हैं जिसमें वो कि मार्केट फोर्सेज ऑपरेट करे, डिमांड और सप्लाई को चलने दो, गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। मार्केट को डिमांड की जरूरत है तो प्रोडक्ट्स आएंगे, सप्लाई मार्केट में ज्यादा है तो उस हिसाब से बिकेगा, गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे। ये आइडिया जो था, ये इकोनॉमिक आइडिया जो था, ये स्वतंत्र पार्टी के जो लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट इस तरह से क्या रखे, ओपन इकोनॉमी रख दे, लेजर-फेयर का कंसेप्ट चलने दे, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से खेल होने दे, गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे। ठीक है, तो अब क्या होता है, इट बिलीव दैट प्रॉस्पेरिटी कुड कम ओनली थ्रू इंडिविजुअल फ्रीडम। इनका यह मानना था स्वतंत्र पार्टी का कि अगर प्रॉस्पेरिटी आएगी तो सिर्फ इंडिविजुअल फ्रीडम से आ सकती है, आप जबरन इंटरवीन करोगे तो उससे प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, गवर्नमेंट को मार्केट से अपने हाथ दूर रखना चाहिए, सिंपल। अच्छा, गवर्नमेंट को मार्केट से अपने हाथ दूर रखना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई चलना चाहिए, किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? सोचो मन में, अगर आपने जवाब दे दिया मन में मतलब आप सही तरीके से पढ़ रहे हो। ठीक है, किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है कैपिटलिस्ट सिस्टम को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र पार्टी वाज अ कैपिटलिस्ट पार्टी। एग्री करोगे? ठीक है, तो स्वतंत्र पार्टी वाज अ टाइप ऑफ कैपिटलिस्ट पार्टी। ठीक है, तो इट वाज क्रिटिकल ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। स्टेट इंटरवेंशन क्या होता है? स्टेट इंटरवेंशन कहां हुआ था? यूएसएसआर में। ठीक है, और क्या कर रही थी कांग्रेस? कांग्रेस स्टेट इंटरवेंशन ही तो कर रही थी, प्लान डेवलपमेंट होगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो कि गवर्नमेंट लगाएगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देगी। तो ये क्या दर्शा रहा है कि हाँ, स्टेट इंटरवेंशन सोशलिस्ट टिल्टेशन को दिखाता है। स्वतंत्र पार्टी ओपन इकोनॉमी चाह रही थी, ठीक है, गवर्नमेंट को दूर दूर रखना चाह रही थी एकदम, क्या गवर्नमेंट मार्केट में जाए ना। तो ये कैपिटलिस्ट नेचर को दर्शाता है। और जब दोनों अलग अलग आइडियाज पे बेस्ड थे, कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी के लीडर, तो स्वतंत्र पार्टी के लीडर्स ने बोला पार्टी अलग बनाई जाए। फिर आ गया समझ में? ये कहानी रहती है। तो इन द इकोनॉमी सेंट्रलाइज प्लानिंग, नेशनलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर जो है, तो इन सारी चीजों को लेकर क्रिटिकल थी। कौन? स्वतंत्र पार्टी। तो स्वतंत्र पार्टी वाज क्रिटिकल ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, सेंट्रलाइज प्लानिंग, नेशनलाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर। कनेक्ट कर पा रहे हो ना सारे पॉइंट्स को? फिर क्या है, इट इंस्टेड फेवर्ड एक्सपेंशन ऑफ फ्री प्राइवेट सेक्टर। तो स्वतंत्र पार्टी ये चाहती थी प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंड हो, ठीक है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, इट ऑल्सो अपोज्ड टू द प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम एंड डिमांडेड डिसमेंटलिंग ऑफ द लाइसेंसिंग सिस्टम। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाई द रिफ्ट बिटवीन कांग्रेस एंड स्वतंत्र पार्टी लीडर्स स्टार्टेड। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी के लीडर चाहते क्या? लाइसेंसिंग सिस्टम है, यूएस जैसा मॉडल अडॉप्ट करो, कैपिटलिस्ट मॉडल अडॉप्ट करो, ठीक है, सब कुछ क्या कर दो, लिबरलाइज कर दो। ठीक है, और वही चीज चाहती थी, और इसके चलते वो किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं चाहती थी। टैक्स लगाओगे तो किसी को, मतलब जैसे आप मान लो कि मैं पैसे कमाऊंगा और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा, तो मेरी इच्छा ऐसी होगी ना, क्या ही है, पैसे कमा के क्या कर लेंगे, रहने दो। ठीक है, तो उस तरह से वो बोलते थे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ना हो, क्योंकि इससे चलते क्या होगा, इसके चलते लोग फिर मोटिवेट नहीं होंगे ना पैसे कमाने के लिए। तो ये एक अलग आइडिया, देखो सबके आइडियाज थे अलग अलग, तो उस समय पे जो अलग अलग पार्टीज थी, हर पार्टी का अलग आइडिया, कोई लेफ्ट थी, कोई राइट थी, कोई सेंट्रिस्ट थी। तो वैसे ही ये जो आइडियाज थे, इन आइडियाज को क्या, इन आइडियाज को कौन होल्ड करता था? स्वतंत्र पार्टी होल्ड करती थी। इट वाज क्रिटिकल ऑफ द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद द सोवियत यूनियन। तो स्वतंत्र पार्टी के जो लीडर्स थे वो कह रहे थे कि नॉन अलाइनमेंट तो हमें अडॉप्ट ही नहीं करना चाहिए, और नॉन अलाइनमेंट अडॉप्ट करके भी आप सोवियत यूनियन के साथ क्यों फ्रेंडली रिलेशन रख रहे हो? ठीक है, तो क्या करें? तो उनका ये कहना था, एडवोकेटेड द क्लोजर टाइज विद यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दोस्ती रखो। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव है, ठीक है, उस जैसे ऐसे बोलते हो ना, आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मैं भी कहूंगा और आपसे, कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हो वैसे बन जाते हो। तो वैसे उन्हें लग रहा था स्वतंत्र पार्टी के लीडर्स को क्या, कि हम अगर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रहेंगे तो ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, तो उसी के चलते जो गवर्नमेंट का डिसीजन था कि नॉन अलाइन हो जाए, सोवियत से थोड़ी दोस्ती रख लें, तो उसको भी क्रिटिसाइज किया स्वतंत्र पार्टी के लीडर्स ने। अब जब ये डिफरेंसेस बढ़ते चले गए तो अल्टीमेटली 1959 में जो रेजोल्यूशन आया कांग्रेस का, जिसमें उन्होंने क्या बात कर दी, नेशनलाइजेशन वगैरह की बात कर दी, तो उन्होंने बोल दिया अलग, आज से ब्रेकअप, पार्टी अलग। ठीक है, वो खेल हुआ। फिर क्या है, तो रोल इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में समझे कि स्वतंत्र पार्टी ने कितना क्या रोल प्ले किया, तो दी स्वतंत्र पार्टी गेन्ड स्ट्रेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री बाय द वे ऑफ मर्जर विद न्यूमरस रीजनल पार्टीज एंड इंटरेस्ट। ठीक है, छोटी छोटी पार्टीज वगैरह को उसने अपने साथ ले लिया। फिर उसके बाद में जैसे देखोगे ना, तो मैं आपको थोड़ा सा एक पॉलिटिकल अकाउंट बता देता हूं। तो 59 में बनी, ठीक है, 1962 के चुनाव में लड़ी थी स्वतंत्र पार्टी, ज्यादा कुछ सीट नहीं मिली, आई गेस शायद 10 से 20 के बीच में कुछ सीट्स मिली थी। ठीक है, लेकिन फिर 67 के चुनाव में जब लड़ती है, जब कांग्रेस का ब्रेकडाउन होता है, तो कांग्रेस के ब्रेकडाउन के टाइम पीरियड में स्वतंत्र पार्टी क्या एक बड़ी पार्टी की तरह निकल के आती है।
है, आई गेस 44 या ऐसा कुछ, मतलब 44-45 के आसपास सीट्स मिलती है। देखो नंबर ध्यान नहीं है, नंबर आपको भी ध्यान नहीं रखना, लेकिन आपको एक बता रहा हूं। तो वहां पे क्या है, वहां पे 1967 में एक बड़ी पार्टी की तरह इमर्ज होकर आती है, उसके छोटे छोटे ग्रुप्स जो थे उनके साथ में कोलिजन करके उसने पार्टी बनाई अपनी, ठीक है। तो इट अट्रैक्टेड लैंडलॉर्ड्स। अब देखो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात करें तो किन लोगों को स्वतंत्र पार्टी पसंद आएगी? जिनके पास पैसा होगा, जो लैंडलॉर्ड्स होंगे। जैसे लैंड सीलिंग की बात करी थी कांग्रेस ने कि भैया इससे ज्यादा आप जमीन नहीं रख सकते हो अपने पास, तो लैंडलॉर्ड्स तो यही चाहेंगे ना कि कोई पार्टी ऐसी हो जो हमारे सपोर्ट की बात करे। तो लैंडलॉर्ड्स जो है, पैसे वाले जो लोग थे, प्रिंस जो हो गए, ठीक है, हु वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर लैंड स्टेटस दैट वाज बीइंग थ्रेटेंड बाय द लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन। तो जो लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशंस वगैरह कांग्रेस ला रही थी, तो जिससे जो डरे हुए लोग थे वो लोग किसकी शरण में जाएंगे? स्वतंत्र पार्टी। और इसीलिए कहते हैं ये स्वतंत्र पार्टी पैसों वाले की पार्टी थी, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको, जैसे महारानी गायत्री जो थी जयपुर की, महारानी गायत्री स्वतंत्र पार्टी की एक एक्टिव लीडर रही। 10-12 सालों तक उन्होंने क्या किया? स्वतंत्र पार्टी में रोल प्ले किया। और महारानी गायत्री का मैं आपको एक इंसिडेंस बताऊं, आपने वो मूवी देखी बादशाहो, ठीक है, तो बादशाहो में वो जो क्या हीरोइन का नाम है ना कुछ तो भी, तो वो जो एक्ट्रेस है ना, तो वो स्वतंत्र पार्टी की लीडर थी, महारानी गायत्री, मतलब उनका वो कैरेक्टर बताया गया है वहां पे। तो इस तरह से कि जो प्रिंस हुए, प्रिंसेस हुए, लैंडलॉर्ड्स हुए, जो डरे हुए थे कि हमारे कहीं मतलब कैसे हमारे हिस्सा, हमारी प्रॉपर्टी ना ले जाए गवर्नमेंट लैंड सीलिंग, लैंड रिफॉर्म के चक्कर में, तो उन लोगों ने स्वतंत्र पार्टी को सपोर्ट किया, ठीक है। अब देखो दिखती बात है, लेकिन कांग्रेस अगर वर्कर्स के वेलफेयरमेंट की बात करें तो वर्कर्स क्या स्वतंत्र पार्टी को सपोर्ट करेंगे? पीजेंट्स नहीं, क्योंकि उन्हें तो स्वतंत्र पार्टी ऐसा लग रहा ना कि स्वतंत्र पार्टी तो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा रही है। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेस क्लास थे, हु वर अगेंस्ट द नेशनलाइजेशन, लाइसेंसिंग पॉलिसीज, सपोर्टेड दी पार्टी। तो इस तरह से पैसे वाले लोगों ने क्या किया? सपोर्ट किया स्वतंत्र पार्टी को। लेकिन पैसे वाले लोग कम थे ना, कम थे, इस कारण से पॉलिटिकली उतना क्या है, इसको बेस नहीं मिला। जो पॉलिटिकल बेस था वर्कर्स का, पुअर्स का, तो उनको तो कांग्रेस अपील कर रही थी। कैसे? कांग्रेस ने बोल दिया हम सोशलिस्ट है, हम लैंड रिफॉर्म लाएंगे, हम तुम्हारे को जमीन देंगे। तो इसके चलते क्या है, इट्स नैरो सोशल बेस। तो सोशल बेस जो था छोटा था, क्योंकि पैसे वाले लोग ही इसका सपोर्ट कर रहे थे और पैसे वाले लोग कम थे, ठीक है। एंड द लैक ऑफ डेडिकेटेड कैडर ऑफ पार्टी मेंबर्स डिड नॉट अलाउ इट टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क। तो पार्टी का कोई इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क बना नहीं है। फिर सी राजागोपालाचारी वगैरह की डेथ भी हो जाती है, उसके बाद में पार्टी क्या फुस सी हो जाती है। लेकिन हाँ एक चीज है कि जो 1977 में जो कोलिजन बनेगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में, आप पढ़ोगे आगे, जैसे जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट हारती है और एक तरह से क्या होता है, पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे आती है, तो उसमें स्वतंत्र पार्टी क्या थी? कोलिजन पार्टनर थी, ठीक है। तो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट स्वतंत्र पार्टी। आई होप यू एंजॉयड इट, आपको मजा आया। देखो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस दिखता था सी राजागोपालाचारी की, मतलब ऐसा नहीं कि गलत है, सही है, बाकी देखो क्या बढ़िया चश्मा वश्मा लगा के। तो इस तरह से ही वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम दी लिबरल आइडियाज, ठीक है। उन लिबरल आइडियाज, कैपिटलिस्ट आइडियाज के चलते स्वतंत्र पार्टी का आइडियोलॉजिकल बेस जो था। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स। अभी आप बुक में ढूंढ रहे होंगे कि टॉपिक कहाँ है, मतलब ये तो टॉपिक ही नहीं है हमारी बुक में। देखो टॉपिक नहीं ढूंढना है, टॉपिक हमने बनाया है। हमने कैसे बना दिया? तो जो बॉक्स में लीडर्स दिए हैं ना, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, ये तो चैप्टर ही नहीं है बुक में और मतलब सिलेबस में। लेकिन क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो भी हमारे दिल के बहुत करीब है बच्चे, तो उनके लिए क्या होता है कि आपको रेफरेंस मिल जाती है, बहुत सारे जो फैक्ट्स चाहिए रहते हैं, बहुत सारी कनेक्टिविटी डेवलप करने की जो जरूरत पड़ती है, वो सारा काम हो जाता है हमारा। इसके लिए हम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ते हैं, ये ऑब्जेक्टिव रहता है। वीडियो लेक्चर्स लेंदी भी हो जाते हैं, ठीक है, कभी कभी आप कमेंट सेक्शन में गुस्सा भी दिखाते हो इतने लेंदी क्यों होते हैं, लेकिन कारण ये कि छोड़ो कुछ मत, कहां से क्या क्वेश्चन आएगा हमें क्या पता, ठीक है। तो उस सेंस में क्या है, जो लीडर्स हमारे रह गए हैं, ठीक है, जो बॉक्स में लीडर्स दिए हैं, तो बाकी कुछ तो हमने डिस्कस कर लिए बहुत सारे, जैसे दीनदयाल उपाध्याय हमने कहाँ डिस्कस कर लिया, जब हमने भारतीय जनसंघ को पढ़ा था। बाकी जो लीडर्स अभी तक नहीं डिस्कस किए उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 लीडर्स है, 4-5 लीडर्स, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, राजकुमारी अमृत कौर हैं, बी.आर. अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे, रफ़ी अहमद किडवई, हाँ बस इतना ही है, ठीक है। तो ये सारे लीडर्स के बारे में हम क्या पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ में। तो जो वन पार्टी डोमिनेंस थी ना, तो उस समय पे लीडर्स कौन कौन थे वो भी समझना जरूरी है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ये कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर थे, ठीक है, और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा हिंदू मुस्लिम यूनिटी के टाइम पीरियड में। मैं समझाता हूं कैसे। तो हिज ओरिजिनल नेम वाज अबुल कलाम मुहिउद्दीन अहमद, ठीक। ही वाज द स्कॉलर ऑफ इस्लाम, तो मतलब इस्लाम की इनको बहुत काफी कुछ जानकारी थी, पढ़ा लिखा उन्होंने, सारा चीजें समझी। ही वाज फ्रीडम फाइटर एंड कांग्रेस लीडर, फ्रीडम फाइटर कांग्रेस लीडर थे, प्रोमिनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब देखो क्या है, पार्टीशन हुआ था ना उस टाइम पीरियड पे, तो पार्टीशन को इन्होंने बढ़ चढ़ के क्या किया, अपोज किया।
और इनफैक्ट क्या था कि मुस्लिम्स को ऐसा लग रहा था कि इंडिया इज फॉर हिंदूज एंड पाकिस्तान इज फॉर मुस्लिम्स, जिस तरह का मुस्लिम लीग का जो नैरेटिव था वो चला था। तो उस टाइम पीरियड में मुस्लिम मासेस को विश्वास दिलाना है कि भारत जो है सभी के लिए है, ठीक है। वहां पे मौलाना अबुल कलाम आजाद का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। ही अपोज्ड पार्टीशन, पार्टीशन को अपोज किया इन्होंने, प्यार मोहब्बत से समझाया किसको, जैसे अगर हम बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने समझाया भी, वो तो अच्छा वो पकड़ लिया, दूसरे लीडर्स ने तो पिटाई विटाई भी कर देते हैं, ठीक है। तो ही टोटली अपोज्ड पार्टीशन, उन्होंने बोला कि आप धर्म के नाम पे आज देश को विभाजित कर जाओगे, अगर जख्म जो रहेंगे तो हजारों सालों तक रहेंगे। और आज हम समझ रहे हैं ना, जैसे कितने 70 साल से ऊपर हो गया इंडिपेंडेंस को मिले, लेकिन फिर भी क्या है, पार्टीशन के जो घाव अभी तक गए नहीं। देयरफॉर ही अपोज्ड पार्टीशन, ठीक है। ही अपोज्ड मोहम्मद अली जिन्ना, बचा लिए तो बहुत पिटाई होती उनकी, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद मतलब ही वाज वेरी मच क्रिटिकल ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। फिर क्या है, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे, और उसी के साथ साथ में जब संविधान मतलब जो कह सकते हैं पहला कैबिनेट बनता है ना, तो एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं उसमें, एजुकेशन मिनिस्टर इन दी फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। तो फ्री इंडिया के फर्स्ट कैबिनेट में वो क्या बनते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं। फिर हम बात करते हैं राजकुमारी अमृत कौर की, राजकुमारी अमृत कौर, ये उनका टाइम पीरियड है मतलब, ठीक है। तो अ गांधीयन एंड फ्रीडम फाइटर, गांधीयन फ्रीडम फाइटर, ही बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ कापुरुथाला, ठीक है। तो कापुरुथाला की रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी, इनहेरिटेड क्रिश्चियन रिलीजन फ्रॉम हर मदर। अब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा तो इनिशियली जो रूलर्स होते थे, तो इनिशियली रूलर्स जो थे तो हिंदू रूलर्स हैं, मुस्लिम वाइफ है उनकी, ठीक है, मुस्लिम रूलर्स हैं, हिंदू वाइफ है उनकी। तो उसी तरह से इनके जो फादर थे उन्होंने क्रिश्चियन कह सकते हैं लेडी से शादी की थी, तो शी इनहेरिटेड क्रिश्चियन रिलीजन फ्रॉम हर मदर। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इन इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट मिनिस्ट्री। तो जो पहली मिनिस्ट्री थी उसमें हेल्थ मिनिस्टर का काम किया एंड कंटिन्यूड एज हेल्थ मिनिस्टर। तो 1952 में भी क्या हेल्थ मिनिस्टर की तरह उन्होंने कंटिन्यू किया। फिर आते हैं बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर, ठीक है। तो बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर की जैसे कहानी पढ़ोगे तो इनके बारे में आप बहुत कुछ पढ़ते आए हो, बुक में जो दिया है वो भी चीजों को डिस्कस करते हैं हम। तो लीडर ऑफ एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द स्ट्रगल फॉर जस्टिस टू द दलित स्कॉलर एंड इंटेलेक्चुअल। तो मतलब जितने शब्द लिखे जाए कम पड़ जाते हैं, खैर। तो ही वॉज स्कॉलर, ठीक है, ही वॉज इंटेलेक्चुअल। खास करके बात कर, जैसे क्या होता है ना, देखो स्पेसिफिकली एक चीज बताता हूं मैं आपको। एट टाइम्स लोग क्रिटिसाइज इन्हें करते हैं कि ही वॉज द लीडर ऑफ दलित्स, ठीक है। तो उन्होंने नेशनलिस्ट इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचा, ठीक। तो उस तरह से आज आप पॉलिटिक्स में देखोगे तो आज कोई किस चीज की बात कर रहा है, आज आप देखेंगे तो जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पार्टीज हैं जो क्या करती है, स्पेसिफिक सेक्शन की बात करती है कि हम इस ग्रुप के लिए बात करें, हम दलित की बात करें, मुस्लिम की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि क्या वो नेशनलिस्ट नहीं है, एंटी नेशनलिस्ट हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है, एंटी नेशनलिस्ट हो गई, ऐसा नहीं है। तो उस तरह से इनका कोर जो कंसेप्ट था वो क्या था नेशनल मूवमेंट में, कि दलित का अपलिफ्टमेंट भी हो, ठीक है, दलित का अपलिफ्टमेंट। तो ही वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। उसके बाद में जिस देखेंगे तो ही लेटर फाउंडेड शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और इस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से ही आज जो आप एक पार्टी देखते हो ना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वो निकल के आई है। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन से निकल के आई है। प्लान द फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को आप जानते हो, बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए, ठीक है। रामदास अठावले को तो जानते ही होंगे, तो अब ध्यान आ जाएगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रामदास अठावले जो शेरो शायरी मारते हैं ना बहुत ज्यादा पार्लियामेंट में, उसी के साथ में अगर शेरो शायरी से भी ध्यान नहीं आ रहा तो वो कोरोना गो वाले जिन्होंने वो मीम चलाए थे बहुत ज्यादा, वो जो है तो वो प्रेसिडेंट है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उनको उस चीज के कारण जानते हैं, उनका काम भी है सोशल एम्पावरमेंट वगैरह की, जो इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री का चार्ज है वो इनके पास, ठीक है। तो मैं आपको कनेक्ट करवा रहा था कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कहाँ है। फिर क्या है, मेंबर ऑफ वायसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ड्यूरिंग दी सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में क्या होता था, वायसरॉय जो रहते थे ना, तो वायसरॉयस के एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होते थे कि हाँ उनका जो कह सकते हैं कि एक तरह से कैबिनेट होता है, तो उस कैबिनेट में पार्ट थे ये कब, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब क्या है कि कैसा आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इन्हें, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कच्चा चिट्ठा तैयार किया गया था ना, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उस ड्राफ्ट को तैयार करने वाली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। मिनिस्टर इन नेहरूज फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो पहला कैबिनेट था, जो इंटरिम कैबिनेट था ना, उस इंटरिम कैबिनेट में मिनिस्टर थे, और इंटरिम कैबिनेट में मिनिस्टर रहते रहते इन्होंने रिजाइन कर दिया था। कब, 1951 में। अगर आपको ध्यान हो तो जैसे रिजाइन किसने किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी किया था, लियाकत और जो नेहरू लियाकत पैक्ट था उसके चलते, वैसे ही इन्होंने भी रिजाइन किया। और इनका रिजाइन करने का कारण क्या था पता है, तो
1951 में इन्होंने जो पहली मिनिस्ट्री से रिजाइन किया, लॉ मिनिस्टर थे ये, ठीक है, इन्होंने रिजाइन कर दिया हिंदू कोड बिल के ऊपर। क्यों? क्योंकि हिंदू कोड बिल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है, तो जो अंदर के जो लोग थे पार्टी के, उन्हीं लोगों ने क्या किया, बहुत अपोज किया। तो उसके चलते उन्होंने बोल दिया कि मेरा लॉ मिनिस्टर होना किसी काम का नहीं, अगर मैं हिंदू कोड बिल को पास नहीं करवा पा रहा हूं, आई रिजाइन। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया था। तो उस समय की पॉलिटिक्स थी, कुछ लोग सपोर्ट करते थे, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते थे। फिर क्या है, अडॉप्टेड बुद्धिज्म इन 1956 विद थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, आई गेस 300,000, 3 लाख फॉलोअर्स के साथ में इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया 1956 में। ही वाज नॉट हैप्पी विद हिंदुइज्म, ठीक है, और कारण ये था कि वो जो अनटचेबिलिटी थी, तो आजादी मिल गई लेकिन उस छुआछूत से आजादी नहीं मिली थी उस चीज के चलते, ठीक है। तो ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। अब उसके बाद में जैसे अगर हम आगे देखेंगे तो एक और लीडर थे, कौन, रफी अहमद किडवई। अब देखो लीडर बहुत सारे थे, बहुत सारे, हर लीडर का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन। मैं आपको अभी बुक तक सीमित रख रहा हूं और बता रहा हूं कि हाँ ये लीडर्स थे, बाकी सब हमने बुक में डिस्कस कर लिया, जो रह गए वो हम यहां पढ़ रहे हैं। तो रफी अहमद किडवई जो है, तो ही वॉज कांग्रेस लीडर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मिनिस्टर इन उत्तर प्रदेश इन 1937 एंड अगेन इन 1946। तो उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर बनते हैं अलग अलग टाइम पीरियड में। जब इंडिपेंडेंस मिलती है तो उस टाइम पीरियड में क्या, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इन दी फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया, फूड एंड एग्रीकल्चरल मिनिस्टर इन 1952-54, ठीक है। 54 में उनकी डेथ हो जाती है। तो उस तरह से क्या है कि इन्होंने कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी ना, उसमें एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, मतलब अलग अलग कैबिनेट में अलग अलग पोर्टफोलियोज को संभाला। तो रफी अहमद किडवई के बारे में भी हमने पढ़ा। तो ये सारे हमारे लीडर्स थे, ये सारा हमारा चैप्टर था। फाइनली हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। जी हाँ, एंजॉय करो, अभी चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है। ये सभी वीडियो लेक्चर्स आप यूट्यूब पर देख सकते हैं और साथ ही साथ ये सारे वीडियो लेक्चर्स जो है आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। आपको क्या करना होगा, गूगल पर magnetbrains.com सर्च करना होगा। वहां पर magnetbrains.com सर्च करते से ही जो गूगल पे पेज खुलेगा, वहां पे आपको वेबसाइट दिखेगी। वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। उसमें आपके सामने सारी क्लासेस होंगी। आप जिस भी क्लास में आपको क्लास सेलेक्ट करना है, क्लास सेलेक्ट करते से आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स ओपन अप होंगे कि उस क्लास के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। फिर आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सारा सब कुछ होगा। घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ये सिर्फ क्लास 12 के लिए नहीं है, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के लिए सारे सब्जेक्ट्स इसी तरह से अवेलेबल हैं। अपने जूनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। ये चैप्टर कैसा लगा ये भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।